बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन का सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि छोटे बच्चे हैं वो बोल नहीं पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते। बड़े बच्चे तो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो सर उनकी प्रॉब्लम को आप कैसे समझते हो, और साथ में सर जो पेरेंट्स होते हैं उनके एटीट्यूड को कैसे हैंडल करते हो सर, क्योंकि बच्चों को लेकर के पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि केयर में पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप नए पेरेंट्स को जरूरी क्या टिप्स देना चाहोगे जिससे कि बच्चे की ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनी रहे। सर ब्रेस्ट फीडिंग है बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? गाँव में क्या ऐसा होता है कि यार माँ को दूध नहीं आ रहा है तो वो गाय या भैंस का दूध पिलाने लग जाते हैं बच्चे को, तो उससे क्या सही है ये अल्टरनेटिव? सर आपने एक बताया था शब्द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, सर ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है और कब शुरू करनी चाहिए ये वाली? पेरेंट्स को बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनानी है तो टाइम देना चाहिए। तो सर पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, यानी गुड पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए बच्चों की सेफ्टी के लिए कितना जरूरी होता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एक पेरेंट्स को? बनाना पसंद है आपको, तो मुझे मेरी हॉबी में खाना है तो मुझे फिर तो सर मजा आएगा, मैं आपको बड़े प्यार से खिलाऊंगा आज। सर मैंने कई बार देखा है सर आप राउंड करने आते हैं तो किसी पेशेंट को जिंक की सिरप या किसी को आयरन की सिरप सजेस्ट करते हैं तो बच्चों को, तो सर क्यों समस्या हो रही है बच्चों को आजकल, इतनी डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? नन्हे कदम जब स्वस्थ होते हैं तभी बड़े सपने सच होते हैं। सेहत की नींव जो बचपन में मजबूत बन जाए तो कामयाबी के रास्ते खुद ब खुद आसान होते हैं। बच्चे बड़े करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये कुछ पल की नहीं बल्कि पूरे जीवन भर की जिम्मेदारी ना प्रकृति का नियम है, लेकिन उस बच्चे में अच्छे संस्कार देना, अच्छी सेहत देना और उस बच्चे को आत्मविश्वासी इंसान बनाना शायद दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज। एवरीवन टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज का दिन थोड़ा खास और कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज का दिन मैं बिताने वाला हूँ एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर के साथ और उनके साथ बहुत सारी बात करने वाला हूँ बच्चों की सेहत से जुड़ी, उनकी फूड हैबिट से जुड़ी और बच्चों की सेफ्टी को लेकर के बहुत सारी बात करने वाले हैं। तो मैं आज के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आज की बातचीत से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर रोहित यादव सर से, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है यानी बच्चों के डॉक्टर हैं और मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और तकरीबन उनको लगभग 10 साल का अनुभव है एज ए पीडियाट्रिशियन। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम बहुत सारी बात करने वाले हैं बच्चों को लेकर के, थोड़ा अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में इस समय कार्यरत हूँ राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या में। मेरा क्वालिफिकेशन आफ्टर माई MBBS मैंने MD पीडियाट्रिक्स किया है PGI चंडीगढ़ से, और उसके बाद में DM न्यूनेटोलॉजी सेम इंस्टीट्यूट, उसके बाद में मैंने कुछ समय पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ज्वाइन की है। सर आप हॉस्पिटल और पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बिजी रहते हैं, आज थोड़ा अलग माहौल है, आप नदी किनारे आए हैं और खूबसूरत सनराइज भी होने वाला है, तो सर आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा अलग अनुभव है क्योंकि मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, अक्सर आना जाना होता है, लेकिन सुबह के टाइम शेड्यूल से निकाल के तो ऑब्वियसली काफ़ी दिनों बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आपका दिन को और मज़ेदार में बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आज के दिन की शुरुआत करते हैं कि स्पेशल ड्रिंक के साथ जो मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ, आम पन्ना। सर आपको डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? यहाँ अपनी सोसाइटी में ऐसी मान्यता है ना कि अपन लोग बोलते हैं कि शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से बनी या किसी दबाव में ही आपने चूज कर लिया? कुछ चीज़ें नेचुरली थी। चलिए, मेरे फादर पल्मोलॉजिस्ट और TB चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो घर का भी माहौल था। उसके अलावा काफ़ी कुछ एक्सपोजर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया या स्कूलिंग में भी, उसके बाद में फिर वो इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद में पीडियाट्रिक फिर वो मेरा खुद का चॉइस था, फिर आगे मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन भी खुद का ही चॉइस था। और कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हो कि एक बच्चा जो है, अगर आप बर्थ हुआ है, अगर आप उसको सही टाइम पे कोई इंटरवेंशन करते हो तो उसके पास में शायद वो नेक्स्ट 70-80 ईयर्स लाइफ का है ना, वो प्रॉब्लम नॉर्मल लाइफ रहेगा। तो वो एक कहीं ना कहीं पीडियाट्रिक्स
नियोनेटोलॉजी उसके लिए इंटरेस्ट आने लगा था। सर मैंने आपका एनआरपी ट्रेनिंग अटेंड किया था, तो उसमें आपने बताया था कि आप अगर छोटे बच्चे को बचा लेते हो तो अगली 70 साल उसको जीवन दे सकते हो, और अगर आप किसी ओल्ड एज 70 साल पे एफर्ट लगा रहे हो तो मुश्किल से आप 5 साल 10 साल दे सकते हो, लेकिन एक बच्चे को बचा सकते हो तो इतनी लंबी उम्र आप दे सकते हो। तो मुझे आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी उस समय इस फील्ड को लेकर के। मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैं भी यहाँ PICU डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आपने एक्चुअली काफ़ी सही बोला कि पीडियाट्रिक्स अपने आप में एक बड़ी रिवॉर्डिंग सी ब्रांच है। पीडियाट्रिक्स है, नियोनेटोलॉजी है, कुछ भी आप बोल लीजिए। तो वो आप लाइफ क्वालिटी के ऊपर बहुत वो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य है। तो एक तरीके से आप बच्चे को आप बचाने के साथ साथ देश को भी आप बचा रहे होते हो, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हो, फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो आप। सर बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन का सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि छोटे बच्चे हैं वो बोल नहीं पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते। बड़े बच्चे तो अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो सर उनकी प्रॉब्लम को आप कैसे समझते हो, और साथ में सर जो पेरेंट्स होते हैं उनके एटीट्यूड को कैसे हैंडल करते हो सर, क्योंकि बच्चों को लेकर के पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं। बात सही है आपकी। एक्चुअली बच्चे अक्सर, विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अपनी प्रॉब्लम सही बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन यही चीज़ है जो कि पीडियाट्रिक्स को अपने आप में विज्ञान के साथ में कला बना देती है। तो बहुत बार होता है कि जो अब मुझे लगता है कि जो शायद जो मेरा शुरुआती रुझान जो आना चालू हुआ था, वो एक कारण ये भी था कि जो बड़े हैं वो अपनी बात को कह के बता सकते हैं, छोटे बच्चे फिर झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो वो जो बता रहे हैं वो आपको समझना है, तो वो उनके रोने में आपको उनको बीमारी ढूंढनी है ना। तो सिम्टम्स बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, क्योंकि आपका बच्चे से जो आपको बहुत बार जो इनपुट मिल रहा होता है बहुत कम मिल रहा होता है। और अच्छी बात यह है कि वो चीज़ें डाइल्यूट नहीं होती हैं, गलत नहीं होती हैं। अगर मैं कभी मेरा एक्सपीरियंस जो पहले के करियर में अगर एडल्ट्स को देखने का रहा है, बड़ों को देखने का रहा है, उसके कंपैरिजन में इसलिए छोटे बच्चों को देखना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि वो अपने आप में वही एक चैलेंज है और वही एक फिर कला है, और वही आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। बड़ों का या फिर मैं बोलूँ कि पेरेंट्स का बहुत बार कंसर्न जेन्युइन होता है, जायज़ होता है, लेकिन अप्रहेंशन या फिर चिंता बहुत ज़्यादा होती है। विशेषकर अगर बच्चों के साथ में अटैचमेंट होता है, या फिर आप लगता है कि उनको सब कुछ देना चाहते हो, या फिर अगर बीमार हो गया है तो कैसे ठीक हो जाए। तो बहुत बार काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो ऐसा है कि आपको सिर्फ एक मरीज को ट्रीट नहीं करना है ना, उसको दवाई नहीं देनी है। उससे ज़्यादा कई बार होता है कि स्पेशली अगर आप OPD में आते हैं तो आपको मदर्स बहुत अप्रहेंसिव मिलती हैं, फैमिली वाले ज़्यादा अप्रहेंसिव मिलते हैं। तो आपको साथ में उनको लेके चलना है या फिर उनको बताना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है काउंसलिंग में, ठीक है ना। क्योंकि आप आइसोलेटेड आप कोई भी चीज़ें ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसका तब तक मतलब नहीं आता है जब तक आपकी फैमिली से आप उस चीज़ को लिंक करके कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। सर आपने बोला कि पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कई बार बच्चे जब रो रहा होता है या नहीं रो रहा होता है या कम सो रहा है या बहुत ज़्यादा सो रहा है, तो पेशेंट को थोड़ी सी चिंता होने लगती है, उनको लगता है कि बच्चों को कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में सर आप पेरेंट्स की कैसे काउंसलिंग करते हैं? तो वुड आई से क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी होता है। कितने दिन का बच्चा है, कब से दिक्कत है, क्या दिक्कत है, और कारण ढूंढना कि रोने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नहीं रोने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। तो ऐसे सिंपली एक बच्चा रो रहा है तो डायपर गीला है ना, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, उसका स्लीप वेक साइकिल बदल गया है, दूध नहीं पी रहा है, अभी उसको कभी जुकाम हो गया है, कभी इसकी सिंपल चीज़ नाक बंद हो गई है ना, या फिर डायरियल इलनेस है, तो वायरल फीवर है। तो वो आपको चीज़ें फिर वो समझना, फिर पेरेंट्स के साथ में वो कम्युनिकेट करना कि ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत बार आप पहली बार देख रहे होते बच्चे को, आपको बहुत बार नहीं समझ में आता है या फिर क्लैरिटी कम होती है, तो आपके पास में बच्चा आपको टाइम देता है बहुत बार, या फिर क्लू देता है
ना, तो वो आप विद टाइम विद एक्सपीरियंस फिर वो आपको भी समझ में आने लगता है कि हाँ ये करना चाहिए या इस तरीके से काउंसिल करना चाहिए। आपको पहली बार में देख के हमेशा सब कुछ पता हो ज़रूरी नहीं जी है, सर। और सब कुछ किसी को नहीं पता हो सकता, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं वो कि आपको बच्चे का हेल्प करना है, वो एक अप्रोच होता है, तो इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ें अपने आप लाइन में आने लगती हैं। से आम पन्ना बढ़िया है आपका। थैंक यू सर। अभी तो सर बहुत कुछ है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है। केयर में पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप नए पेरेंट्स को ज़रूरी क्या टिप्स देना चाहोगे जिससे कि बच्चे की ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनी रहे? तो पहली चीज़ जो एक्चुअली मुझे अपनी प्रैक्टिस में सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस को भी मिलती है, ये है कि कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग या फिर माँ का खुद का दूध या स्तनपान जो बहुत ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं हमेशा बैक सीट ले रहा होता है। आदमी टॉनिक चाहता है या कुछ भी ऐसी चीज़ चाहता है जो कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहता है जो कि रातों रात मैजिक कर दे। लेकिन अगर आप बेसिक्स पे स्टिक करते हैं, सिंपल चीज़, छोटा बच्चा है, आप वैक्सीनेशन टाइम पे रखेंगे, आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, माँ के पास बच्चे को रखेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बड़ा होता है तो आप उसके टाइम के साथ में आप ऊपर की चीज़ें, ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिसको बोलते हैं, उसको चालू करते हैं, है ना। डाइट आपकी बैलेंस रहती है, आप जंक फूड बाकी चीज़ें अवॉइड करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत बहुत बार नहीं पड़ती है। आपका टाइम, समय वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और आज के बिज़ी लाइफ में, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत बार ये होता है कि आप चीज़ें चाहते हैं कि हमारा टाइम ये कहीं ना कहीं से आप बच जाए और आप दूसरे को साथ में आप हैंड ओवर कर देते हो, लेकिन आपके बच्चे को जितना आपका टाइम चाहिए उस चीज़ को आप कहीं से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। और बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, विशेषकर नए पेरेंट्स के लिए तो बहुत बार ये होता है कि एप्रहेंसिवनेस बहुत होती है, डर होता है, क्या करना होता है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ये बहुत होता है कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो हमेशा गुड पेरेंटिंग या अच्छा पेरेंट बनना या फिर परफेक्ट पेरेंट बनना में सो कॉल्ड, तो हमेशा वो परफेक्शन के जो इल्यूजन है ना, उससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, ऐसे ही टाइम के साथ में पेरेंट भी बड़ा हो रहा होता है ना, उसके लिए वो चीज़ भी नहीं होती है और वो भी वो सीख रहा होता है। वो पेट से सीख के तो नहीं आया है ना, कैसे कर 2 महीने के बच्चे को पालना है, ठीक है ना। तो वो भी वो चीज़ें वो सीख रहा होता है, तो कभी उस चीज़ में परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप टाइम के साथ में आप चीज़ें सीखते हो और वही लर्निंग है, वही जर्नी है, ठीक। तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हमेशा यही है कि ह्यूमंस को चीज़ें रिप्लेस नहीं कर सकती। माँ बाप को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, आप काम वाले के साथ में, आप मोबाइल के साथ में, महंगे खिलौने के साथ में नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते पर गायब रहते हो और उसके बाद में आप वीकेंड पे आप मैकडॉनल्ड्स में खिलाना चालू कर दिया, नहीं। बेसिक्स चीज़ें, ठीक है। कई बार आप वापस अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में चीज़ें सोचते हैं तो क्लैरिटी आती है। जैसे अगर आप दादी नानी के टाइम का आपका सोचो, जब मैकडी नहीं था तो भी बच्चे बड़े हो रहे थे, ठीक है ना। जब आपके फ़ोन्स नहीं थे तो भी बच्चे बिजी थे, तो वो क्या टाइम था और वो क्या डिफरेंट था, और बहुत सारी चीज़ें आप क्या सीख सकते हैं अपने। सर आपने सबसे इम्पोर्टेंट बताया ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बताया कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, और एक पेरेंटिंग की पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर ब्रेस्ट फीडिंग है उस बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? ऐसा क्या होता है माँ के दूध में जो बच्चे के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? समझ लीजिए बच्चे के पैदा होने के टाइम के वो नेचुरल वैक्सीनेशन है। वो माँ का दूध एक अपने आप में वो लिक्विड गोल्ड बोल सकते हो आप, है ना। और जब बच्चा पेट में होता है तो साथ में प्लेसेंटा के जरिए माँ अपना इम्यूनिटी कहीं ना कहीं दे रही होती है जो बच्चे को बीमारी से बचाती है, और वही चीज़ें कंटिन्यू होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। माँ का दूध सिर्फ आहार नहीं है, वो बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से टेलर मेड होता है। अगर बच्चा समय से पहले हुआ है या टाइम पे हुआ है
बच्चे 1 दिन का है, 5 दिन का है, 10 दिन का है, बच्चा बीमार है, बच्चे को ज़रूरत ज़्यादा है, बच्चे को ज़्यादा प्यास लगी है ना, हर एक चीज़ के साथ में आपका ब्रेस्ट फीडिंग का कंपोजिशन बदल जाता है, दूध ही बदल जा रहा है, माँ का दूध ही बदल जाता है माँ बच्चे का की रिक्वायरमेंट के थ्रू। हाँ, तो अगर आपके बच्चे को की तबीयत खराब है या आपके बच्चे को प्यास लगी हुई तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। बहुत बार अगर आपने देखा होगा, अगर कोई गौर किया होगा जानवरों में, तो शुरुआत में जो पीओसी का दूध बोलते हैं ना, शुरुआत की कोलेस्ट्रम बोलते हैं ना, हाँ, तो वो वही सेम चीज इंसानों में भी होती है। तो वो उसके अंदर जो शुरुआत में जब माँ जन्म देती है बच्चे को, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी होती हैं, और वही चीज़ें वो प्रेगनेंसी बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके साथ में फीडिंग के दौरान में जैसे जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से उसका कंपोजिशन या उसका बनने का जो तरीका है वो भी चेंज होता जाता है। यानी कि आप बता रहे हो कि सब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा माँ का जो दूध है वो थोड़ा सा बदलता जाएगा। बिल्कुल। और उसके अलावा बच्चे माँ इंसान के बच्चे का दूध इंसान के लिए, गाय के बच्चे का दूध गाय का ना वो उसके लिए बना हुआ है, तो इसीलिए वो इंसान के लिए है, तो इंसान के हिसाब से ही बना हुआ है कि कैसा इंसान का शरीर या उस बच्चे का शरीर कैसे हैंडल कर सकता है, उसके गुर्दे किस तरीके के, उसके दिमाग के विकास के लिए क्या ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। वो गाय के बछड़े के लिए अलग हो सकता है, वो वेल के बच्चे के लिए अलग हो सकता है, हाथी के बच्चे के लिए अलग हो सकता है, तो वैसे ही इंसान के बच्चे के लिए अलग होगा। तो इसीलिए वो टेलर मेड चीज़ें हैं। तो अगर आप गाय के दूध को माँ को इंसान के बच्चे को पिला रहे हो, है ना, तो वनस्पति की माँ के दूध को आप पिला रहे हो, तो वो तो गाय के लिए बनाएगा, अपने बछड़े के लिए बनाया हो, तो आप बच्चे को दे रहे हो ना, लेकिन वो उसके लिए बना ही नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाय का दूध खराब है, मैं बोल रहा हूँ कि माँ का दूध बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़। सर गाँव में क्या ऐसा होता है कि यार माँ को दूध नहीं आ रहा है तो वो गाय या भैंस का दूध पिलाने लग जाते हैं बच्चे को, तो उससे क्या सही है ये अल्टरनेटिव, या बहुत सारी नुकसान होते हैं बच्चे के अंदर, इससे नुकसान हो सकते हैं? तो पहला तो एक ये चीज़ कि माँ का दूध नहीं आ रहा है, तो बहुत बार ये परसेप्शन होता है वनस्पति की, ये वाकई सच्चाई हो। बहुत बार ये लगता है मेरा बच्चा रो रहा है, शायद मेरा दूध ही कम हो रहा होगा, है ना। या अगर हमारे देश में बहुत बार है कि खाने पीने का ध्यान, जो लैक्टेशन कर रही है मदर, जो दूध पिला रही है, उसके लिए उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से बहुत बार डाइट में चेंज जो होना होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो कई बार ऊपर से दूध पिलाना चालू किया जाता है, तो बहुत बार होता है कि वो गाय का, भैंस का, बकरी का कोई भी दूध दे रहे होते जो एरिया के हिसाब से जो भी अवेलेबल है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो उन जानवरों के द्वारा उनके अपने बच्चों के लिए बनाया गया, तो वो उनके लिए ज़्यादा सूटेड है ना। तो एक चीज़ है कि आपका पेट भरना, तो हाँ पेट तो भर जाता है, लेकिन है कि बाकी जो और जो फायदे होते हैं ना कहीं उनसे वो बच्चा वंचित रह जाता है। और जैसे हर जानवर का दूध अलग होता है, तो उसके साथ में एक तो चलो फायदा एक अलग चीज़ है, कई बार नुकसान भी हो सकता है। यानी कि जो गाय का दूध है उसका कंपोजिशन शायद माँ के दूध से डिफरेंट होता रहेगा। बिल्कुल, कोई भी जानवर का कंपोजिशन दूसरे जानवर के कंपोजिशन के हिसाब से अलग होता है। तो कुछ कई बार चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे फॉस्फेट का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो कई बार वो गुर्दे पे असर कर सकता है। दूसरी बात है पचने में कई बार तकलीफें आती हैं ना, कि उनमें केसीन किसी में ज़्यादा है ना। इंसान के जो दूध है माँ के दूध के अंदर वो वे प्रोटीन ज़्यादा होता है। आपको शायद पता चल जाता होगा, जो बच्चे दस्त लेके आते होंगे तो मेरे ख्याल से पहला सवाल होता होगा कि इसको दूध कौन सा पिला रहे हो। हाँ, तो बहुत बार होता है कि कई बार दूध कौन सा दे रहे हैं, दूसरी बात है कैसे बना रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, बॉटल से दे रहे हैं, सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, पानी बहुत मिला रहे हैं, या फिर है कि एक ही बोतल उसमें सफाई का ध्यान नहीं दिया गया है, या फिर है कि वो बार बार वो गिर रही है ज़मीन पे, वही बच्चा पी रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो दस्त के लिए कारण बन सकती हैं। उनमें से एक दूध भी हो सकता है, लेकिन अब बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो हमेशा वो घूम फिर के बात यही आ जाती है कि जब भी पॉसिबल है और तो माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है अपने बच्चे के लिए, तो वो जितना भी हो किसी ना किसी तरीके से उसको प्रमोट करना चाहिए। तो एक तो बच्चे के लिए भी जरूरी है, वो माँ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो वो एक अटैचमेंट का तरीका भी है ना, कम्युनिकेशन का तरीका है। वो बच्चा माँ से बात कर रहा है, माँ बच्चे से बात कर रही है दूध पिलाने का। दूध सिर्फ एक आहार नहीं है, है ना, अगर माँ दूध पिला रही है उसी के जरिए वो अपने इमोशंस को भी ट्रांसफर कर रही है, फीलिंग्स को ट्रांसफर कर रही है। बच्चा सिक्योर फील करता है ना जब फीड कर रहा बॉन्ड है, अच्छा हो जाता है माँ का। ना, सही बोल रहे हैं आप, बॉन्ड है, अटैचमेंट है ना। तो आप ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन है कि सिंपल चीज़ जो माँ और बच्चे के बीच का जो रिश्ता है, तो उसकी जो शुरुआती जो नींव है एक डिलीवरी के बाद में, बच्चे के जन्म के बाद में, तो वो उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बड़ा ओकेजन होता है ना। रादर इट शुड बी सेलिब्रेटेड। कई बार क्या होता है सर, माँ को पता ही नहीं चलता है कि वो सही से दूध बच्चा पी रहा है कि नहीं पी रहा है। तो सर माँ को कैसे पता चले कि बच्चा प्रॉपर फीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे क्या साइन है कि माँ को पता चले कि मेरे बच्चे ने प्रॉपर फीड किया है, प्रॉपर दूध पिया है? ऐसा कुछ गुड अटैचमेंट जैसा कुछ क्या साइन है कि? तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल। अगर माँ थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करेगी तो उसको समझ में आ जाता है। तो पहला तो ये है कि अगर आपका बच्चा दूध पीने के बाद में आराम से सो रहा है, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे तक आराम से सो रहा है, उसके बाद में बच्चा यूरिन या पेशाब दिन का 6 से 8 बार तक, है ना, 6 से 8 बार, 9 बार तक पास कर रहा है, तो है कि कहीं ना कहीं से गुर्दे काम कर रहे हैं, तो वो है कि पानी की कमी उसकी नहीं हो रही है ना, तो वो दूध पी रहा है। लेट्रिन जो है वो या स्टूल पास करना या फिर पॉटी करना, वो है कि वो दानेदार पीले रंग की अमूमन आ रही है ना, एक ये चीज़। और दूध पीने के बाद बच्चा शांत हो जा रहा है, ठीक है ना, बहुत चिड़चिड़ा नहीं हो रहा है। और जब मदर है वो खुद देखेगी कि अगर थोड़ी ऑब्जर्वेंट है या आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो वो है कि आप वेट गेन भी पता लगता है, या फिर वेट अगर नहीं भी वो मेजर हो रहा है तो आपको खुद भी लगे मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, ओवरऑल वेलबीइंग बढ़ रही है। और मदर खुद में जो देख सकती है कि एक बार फीड कराने के टाइम पे अगर सपोज एक ब्रेस्ट से फीड करा रही है तो दूसरे ब्रेस्ट से थोड़ा सा लीकेज भी हो रहा है, या फिर फीलिंग का फीलिंग आ रहा है, और जिस तरफ से वो मदर फीड करा रही है, तो आप देखें मदर को खुद फीलिंग आती है कि हाँ ये छाती खाली हो गई है, एक तरफ का ब्रेस्ट खाली हो गया है, ठीक है। और है कि अगर वो एक टाइम के साथ में फीड करा रही है ना, ये स्टार्टिंग में तो मदर्स को बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है ना कि शुरुआत के 5 दिन 10 दिन में, लेकिन उसके बाद में कि जब वो है कि बच्चे और माँ का वो तारतम्यता आ जाती है, तो है कि एक टाइम के बाद में वो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट आने लगता है कि एकदम फुल हो गया है ना, तो लीकिंग भी स्टार्ट हो जाता है। तो वो है कि अब वो मेरे बच्चे को दूध पिलाने का समय आ गया है, तो वो अंदर शरीर के खुद घड़ी सेट हो जाती है, क्लॉक सेट हो जाती है कि फीड कराना है, तो वो चीज़ें आ गई, तो इट्स अ गुड साइन कि हाँ जो आपका बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है। और फिर आपने अटैचमेंट है, तो बहुत बार कारण बच्चों के फीड कम करने का या फिर है कि पेनफुल फीडिंग होने का, मतलब कि दूध पिलाते टाइम पे माँ को दर्द महसूस हो रहा है, तो उसके एक कारणों में ये भी हो सकता है कि बच्चे का पोजीशन, अटैचमेंट, लैचिंग, मतलब है कि माँ ने बच्चे को किस तरीके से पकड़ा है वो अगर गड़बड़ है, या फिर बच्चा छाती पे कैसे लगा हुआ है, मुंह का पोजीशन कैसा है, उन सब से भी बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा फीडिंग में या फिर थोड़ा सा कम अच्छे तरीके से फीडिंग हो रही है, उसमें फ़र्क आ जाता है। तो बहुत बार ऐसे कई बार राउंड्स पे मैं भी करेक्ट करता हूँ, या फिर और भी हमारे स्टाफ भी करेक्ट करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि मदर बच्चे को दूध पिलाने के टाइम पे बहुत झुक के पिला रही होती है ना, बच्चा वहीं पे है, तो एक टाइम के बाद में मदर फटीग होने लगती है, थकने लगती है, क्योंकि कमर दर्द करने लगती है ना। तो बच्चा, सिंपल चीज़ मैं बोलता हूँ, माँ का वजन ज़्यादा है, बच्चा हल्का है, तो बच्चे को उठाओ आप, है ना, सिंपल है।
बच्चे को उठाना ज़्यादा आसान है। आप आसान पूरा झुकोगे तो आपको 2 बार तो फीड नहीं कराना है ना, आपको तो कितने महीने तक कराना है। बिल्कुल। तो आप कोशिश कीजिए कंफर्टेबल पोजीशन को रखेंगे, झुकना नहीं, थोड़ा सा बच्चे को लिफ्ट करके आपको पिलाना है ना। बच्चे का सिंपल चीज़ है कि बच्चे का पेट आपका पेट मिला होना चाहिए, है ना। बच्चा आपकी तरफ टर्न करे, मुंह बड़ा खुला हो, है ना, और जो होठ है नीचे का वो थोड़ा सा बाहर की तरफ टर्न हो, मुंह बड़ा सा बाइट लेके वो लैच करे। तो और बहुत बार होता है कि फीडिंग में कि जो निप्पल है उस पे मदर फीड करा रही है, जो उभार होता है उस पे ज्यादा दूध बाहर का जो काला हिस्सा है या एरियोला जिसे बोलते हैं उससे ज्यादा दूध आ रहा होता है। तो वो पूरा हिस्सा या जितना भी हो सकता है वो हाँ दूध आना चाहिए। और बच्चा जो इस तरीके से दूध पीता है चप 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 करके, तो मुंह बड़ा खुलता है ना, स्वॉलो करता है, निगलता है ना, तो खाली होता है। तो मदर को भी पता लगने लगता है कि अगर मदर ने फीड कराया एक बार भी या 2 बार भी उसने इस तरीके से फीड करा लिया, उसको पता लग जाएगा अगली बार मेरा बच्चा ढंग से फीड नहीं कर रहा है। और ये शुरुआत में ज़्यादा होता है जब हाँ नए मदर्स हैं, बच्चा भी नया है, विशेषकर प्री मैच्योर बच्चों में ये थोड़ा सा चैलेंज ज़्यादा होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 1.5 साल का बच्चा हो गया, वो कूद के उल्टा भी पी रहा है दूध, वो तिरछा भी पी रहा है, तो अपने आप वो एडजस्ट हो जाता है। उसको आपको सिखाना नहीं है, वो सीखा हुआ है। तो शुरुआत में थोड़ा बच्चे को भी असिस्ट करना होता है, बहुत बार माँ को भी असिस्ट करना होता है। कई बार क्या होता है सर कि मदर दूध तो पिला देती है लेकिन उनका बेबी क्राई करता रहता है। थोड़ी देर बाद ऐसे मान लो कि बेबी ने दूध पिया, उसके थोड़ी देर बाद ही बेबी क्राई करने लग जाता है। तो मदर कहाँ गलती कर रही है? यह है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक ब्रेस्ट से थोड़ी देर के लिए पिलाया फिर दूसरी ब्रेस्ट से पिलाया। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, मैं तो बाकी आप ये कट कर लेंगे अपन। दूसरे ब्रेस्ट थोड़ी देर के लिए पिला देती है, क्योंकि जो मेन तो आता है वो थ्रस्ट के लिए आता है शुरुआत में तो, और बाकी आता है जो उसकी हंगर के लिए मिल्क आता है। तो इसको लेके आपको बोलना है। तो एक मैं पूछ लेता हूँ वापस सर, कई बार क्या होता है कि जो मदर है बेबी को दूध तो पिला देती है लेकिन उनका बच्चा थोड़ी देर बाद ही रोने लग जाता है, तो उसका ऐसा क्या रीज़न है? क्या वो सही से पिला नहीं पा रही है? तो कई बार क्या होता है कि एक बार जो जैसे मैंने आपको पहले भी शायद बीच में बोला था कि जो हमारा माँ का दूध है उसका कंपोजिशन भी बदलता रहता है। तो जो शुरुआत में दूध बच्चा पी रहा होता है तो वो ज़्यादा पतला, पानी ज़्यादा उसके अंदर होता है। तो वो इस हिसाब से कुदरत ने बनाया कि बच्चे की प्यास को शांत करेगा। उसके बाद में आखिर में या बाद में जो दूध आता है वो ज़्यादा फैट वाला होता है, ज़्यादा मलाई वाला होता है, और उसके पीने के बाद में बच्चे को सटाइटी आती है ना, या फिर इसकी भूख ज़्यादा शांत होती है। हाँ, तो अगर माँ एक तरफ के ब्रेस्ट से दूसरी तरफ के ब्रेस्ट में बहुत जल्दी स्विच कर ले रही है ना, बदल दे रही है ना, तो वो जो पीछे का जो गाढ़ा दूध है ना वो बहुत बार बच्चा नहीं पी पाता है। तो फिर यह है कि उसकी जो भूख है बहुत बार शांत नहीं हो पाती। तो एक बार पूरा ब्रेस्ट एम्प्टी हो जाना चाहिए, उसके बाद में दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच करना चाहिए। ठीक, कुछ ड्यूरेशन है सर कि कितने मिनट तक पिलाना चाहिए, उसके बाद दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच करना चाहिए? वो देखिए पीरियड जैसा या फिर बेबी के हिसाब से अपने आप देखिए एक्चुअली वो चीज़ें बहुत बार ना वो बच्चे और माँ के ऊपर निर्भर करती है। कई बार देखिए जैसे हमें लगता है कि बच्चा एक ही तरीके से दूध पीता है, ऐसा नहीं है। बच्चों को फीड करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो हाँ वो एक चीज़ है। बाकी बच्चे और माँ के बीच का है कि बहुत बच्चे होते हैं कि बहुत जल्दी सक कर लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी ब्रेस्ट एम्प्टिंग करते जाते हैं, और टाइम के साथ में ये ड्यूरेशन और कम होती जाती है। शुरुआत में जो नवजात बच्चा है वो अमूमन 10 से 12 मिनट 15 मिनट का समय कई बार लेता है। ठीक है ना, जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, तो अगर मान लीजिए एक बच्चा 2 दिन 10 दिन 15 दिन का है, उसकी तुलना अगर 1 साल के बच्चे कैसे करते हैं, तो वो बहुत बार होता है वो 5 मिनट 7 मिनट में एक पूरा ब्रेस्ट खाली कर लेता है, क्योंकि अब उसकी पावर ज़्यादा है ना, वो सक बहुत तेज कर सकता है। ठीक है, तो एक तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात है कि आपने जैसे बोला कि बच्चा दूध पीने के बाद भी रो रहा है, तो रोने के बच्चे के ऐसा नहीं कि सिर्फ दूध पीने के बाद, रोने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बच्चे का रोना बहुत सारे कारणों से हो सकता है। जैसे सिंपल बच्चा
भूख लगी है तो रोएगा, नींद आ रही है तो रोएगा, नींद से जगेगा तो रोएगा, उसको ठंडी लगेगी तो रोएगा, उसको गर्मी लगी तो रोएगा। कम्युनिकेशन है रोने का। वो रोने से ही बता सकता है। उसको खुजली होगी तो रोएगा। अब मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कान में खुजली हो रही है और आपको 2 रोटी कोई खिला दे और बोल दे चुप हो जाओ, है ना, तो आपको लगा क्या है कि ये क्या है ना। लेकिन वो बच्चे के साथ में बहुत बार हो रहा होता है। दूध पीने के बाद में बहुत सारे बच्चे शांत हो जाते हैं, लेकिन है कहीं ना कहीं वो कारण ढूंढना पड़ता है। और एक बार है कि माँ को कुछ समय के बाद में या पेरेंट्स को खुद भी वो कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे बच्चे का टेम्परामेंट समझ में आने लगता है, उसके क्यूज समझ में आने लगते हैं कि वो भूख की वजह से रो रहा है, हाँ जी वो डायपर की वजह से रो रहा है, नहीं जी इसके तो सोने का टाइम हो चुका है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, ये आज थका हुआ है, ट्रेवल किया है, आज वो शाम को नहीं सोया था, जल्दी जग गया, हाँ या जल्दी जग गया, किसी ने कुटा दिया, वो किसी ने फोन चला दिया, वो उठ गया, है ना, वो रोने लगा, है ना, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत पसीना हो रहा है, तो वो उसकी वजह से जग गया है। तो वो अगेन कोई ऐसा किताब जैसी नहीं है जो कि आपको बता सकती है या ये लिस्ट है, लेकिन है कि आप बच्चे के साथ में समय देने लगते हैं तो आपको बच्चा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बताने लगता है। अगर आपको वो एक ही कम्युनिकेशन का तरीका या एक मेजर कम्युनिकेशन का तरीका रोने का है, आपको रोने में से आइडेंटिफाई करना है कि कारण क्या है। दूसरी सर मदर्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो बेबी को कितनी बार फीड कराएं। कई बार लगता है कि बेबी रात में जग गया है तो क्या रात में भी फीड करा सकते हैं क्या? तो देखिए फीडिंग हमेशा माँ और बच्चे के बीच का कम्युनिकेशन है। वो हमेशा हॉस्पिटल्स में प्रोटोकॉल बना के फीडिंग करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे या तो मदर बहुत बार साथ में नहीं होती है या फिर है कि बहुत सारे बच्चों के बीच में फीडिंग मिस भी हो सकती है या फिर कम हो सकती है, या फिर बच्चा बीमार है तो टाइम पे फीड कराया जाए। लेकिन एज घर पे अगर बच्चा है ना तो वो एक अलग चीज़ है। तो वो या फिर है कि हॉस्पिटल में भी बच्चा इम्प्रूव कर गया है, हमेशा बच्चा बताएगा कि कब उसको दूध चाहिए। तो एक चीज़ होती है फीडिंग क्यूज। फीडिंग क्यूज का मतलब है कि बच्चे को देख को लेकर के ऑन डिमांडिंग, हाँ, तो बच्चे अपने आप वो साइंस देता है कि उसको अब दूध पीना है, ठीक है। तो आप उसको शुरुआत में वो मुंह चलाना चालू करेगा, दूध के लिए इधर उधर ढूंढना चालू करेगा, हाथ लेना चालू करेगा, है ना, वो शुरुआती हैं। उसके बाद में होता है वो जग के इधर उधर ढूंढना चालू करता है। उसके बाद में होता है थोड़ा एक्टिव हो रहा होता है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज होता है। उसके लास्ट में होता है कि अब वो रोने लगा है, ठीक है। और कई बार क्या है कि जब वो रो रहा है तो अब उसको तुरंत दूध पिलाओगे तो बहुत सारे बच्चे नहीं पीते हैं, है ना। तो आपको पहले शांत कराना है बच्चे को ना, उसके बाद में आपने दूध पिलाना है ना। तो अगर आप रोते टाइम पे आप दूध पिला रहे हो तो बहुत सारी चीजें आप कहीं ना कहीं मिस कर दी हैं, है ना। एक ये चीज। सेकंड, हमेशा ऑन डिमांड फीडिंग हमेशा अच्छी होती है। बच्चा बताएगा कि हाँ जी मुझे ज्यादा भूख लगी है, मैं ज्यादा देर दूध पीऊंगा, उसके बाद मेरे को आराम से सोना है, ठीक है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बाद में हो गया बच्चा आराम से नींद में सो रहा है, आपने उठा के पिलाना है ना। तो आप आराम से वेट कर सकते हैं। दूसरी बात, थर्ड थिंग इज कि जो बच्चे हैं ना उनके भी बहुत ऐसा नहीं है कि बच्चा एक ही तरीके से ग्रोथ कर रहा होता है। उनका ग्रोथ बहुत बार स्पर्ट्स में होता है ना, बहुत तेज कई बार हो गया है ना। कभी बीमार है तो उसको जल्दी जल्दी भी फीड चाहिए, ठीक है। और दूध पीना सिर्फ डाइट के लिए या फिर भूख के लिए नहीं होता है, मदर के साथ में अटैचमेंट के लिए होता है। बच्चा बीमार है तो माँ से चिपक के ही रहेगा, है ना। तो फिर वो नहीं है कि इसको तो अरे अभी तो आधे घंटे पहले दूध पिलाया, अभी कैसे दूध पिला, तो वो नहीं है कि वो घड़ी देख के आपने पिलाना है। तो वो बहुत बार वो कम्युनिकेशन का तरीका होता है, बच्चा अपने आप को शांत कर रहा होता है ना, सूद कर रहा होता है, और वो एक तरीके से इमोशनल अटैचमेंट बना रहा होता है, एक सिक्योरिटी कहीं ना कहीं से खुद के अंदर वो लेके आ रहा होता है। और यही तो एक चीज़ है जो कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, जो कि और जानवरों से कहीं ना कहीं अलग करती है, ठीक है। देखिए
रोटी कपड़ा मकान, तो कहीं ना कहीं फूड शेल्टर है ना, वो सब सिक्योरिटी वो एक चाहिए, हर एक जानवर को चाहिए। लेकिन वो इमोशनल अटैचमेंट, और ये बहुत बार ये बच्चों में वो और जानवरों की तुलना में इंसान के बच्चों में वो विद टाइम आता है ना। तो वो शुरुआत के 3 से 4 साल 5 साल में बहुत सारी चीज़ें उसमें डेवलप हो रही होती हैं। तो शुरुआत में जो एंकर होता है वो मदर होती है, और मदर से कनेक्ट करने का टाइम और जो तरीका है वो ब्रेस्ट फीडिंग है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए दूध पी रहा है, वो ये भी सीख रहा है कि हाँ खुद को शांत कैसे रखना है। वो ये भी सीख रहा है कि अगर मैं चिड़चिड़ाऊंगा या कुछ भी होगा तो मेरी मम्मी बगल में है ना। तो उसके साथ में मदर के साथ वो कनेक्ट करता है। और क्या पूछे सर? आपने एक बताया था शब्द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है और कब शुरू करनी चाहिए ये वाली फीडिंग? तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब ये है कि जैसे कॉम्प्लीमेंट करना किसी चीज़ को, तो अगर 6 महीने के बाद में जैसे हम बात करें तो माँ का दूध बच्चे के आहार के लिए या ज़रूरतें पूरी करने के लिए अकेले पूरा नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं कुछ टॉप अप, कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो अमूमन ये 6 महीने की उम्र में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू किया जाता है, जिसमें आप माँ के दूध के अलावा ऊपर से खाने की चीज़ें चालू करते हैं। सर कोई क्राइटेरिया है कि 6 महीने बाद ही शुरू करना है कि कुछ मदर पहले भी शुरू कर सकते हैं इसको? सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अगर मैं उसको इजी वे में समझाऊं, मैं जैसे आप सिंपल, अगर आप पुराने समय का सोचो या अभी भी अन्नप्राशन बोलते हैं, तो अन्नप्राशन का हमारे पुराने समय में भी जो समय बताया गया वो 6 महीने का बताया। 6 महीने के बाद में आपको ऊपर का 6 महीने या 6 महीने होने के बाद में ऊपर से खाना चालू करना है। अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से अगर आप समझे या बच्चे के हिसाब से भी आप सोचो, तो जब बच्चा दूध पी रहा है उसके बाद में ऊपर से खाना चालू कर रहा है, तो उसके पहले उतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि उस चीज़ को वो हैंडल तो कर पाए, है ना। तो है कि उसके पहले बच्चे का गर्दन संभाल लेना चाहिए, बच्चे को करवट ले लेना चाहिए, बच्चे का मुंह इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो जो बच्चा है कि वो उसको निगल पाए और उसके साथ में चोक ना करे, या मतलब यह है कि मैं सिंपल बोलूं कि वो सांस के रास्ते में उस चीज़ को ना ले। और बहुत बार इसीलिए जो बच्चे कहीं ना कहीं दिमागी रूप से अगर कमज़ोर होते हैं तो उनको अगर वो 6 महीने के बाद भी हो चुके हैं, इसीलिए ऊपर से खाना चालू करने में बहुत बार दिक्कतें आती हैं, है ना। या बच्चे बहुत बार जो समय से पहले भी हो गए होते हैं, तो अगर हम टाइम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो उनका दिमागी विकास या शरीर का विकास उस हिसाब से नहीं हुआ होता है जो होता है एक टाइम से बच्चा जो हो चुका होता है। तो उनके लिए भी गाइडलाइंस तो ये कि 6 महीने पे आपको स्टार्ट करना चाहिए। आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं 3 महीने या 4 महीने की उम्र में, तो क्या है कि एक तो है कि माँ का दूध कम होने लगेगा, ठीक है ना। माँ दूध अब कम पिलाएगी बच्चे को, माँ के दूध की जो और ज़रूरत है वो नहीं हो पाएगा पूरा। और दूसरी बात, बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि पूरा ऊपर से खाना या फिर जो आप ऊपर से चीज़ें दे रहे हैं खाने की, उससे उसकी ज़रूरत पूरा हो जाए। बहुत बार चोकिंग होती है, एस्पिरेशन, निमोनिया के चांसेस होने लगते हैं, या फिर कई बार बच्चा उल्टा बीमार ज़्यादा पड़ने लगता है ना। दस्त चालू हो गया, निमोनिया हो गया, या फिर है कि अब वजन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उसको पचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक। और बच्चा अगर पेरेंट्स अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं काफ़ी, आप ध्यान से आपको समझ में आ रहा होता कि आपका बच्चा रेडीनेस दिखाने लगता है, तो कुदरत भी इस हिसाब से दिखाती है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने का है, उसके पहले बच्चा 4.5-5 महीने का अगर जब हो जाता है तो उसके बाद में रेडीनेस दिखा रहा होता है। अब वो खाने की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है ना। वो देख के मुंह खोलेगा, आंखें खोल के देखेगा, है ना। थूक गिरेगी ना, वो लार टपकाएगा, है ना, वो खाने के बीच झपटेगा। आप 2 महीने के बच्चे को दिखाओगे वो नहीं करेगा ऐसे। तो वो बता रहा है कि मुझे अब खाना चाहिए, और ये इस तरीके से पेट के अंदर और हमारे पाचन तंत्र के अंदर भी सिक्रीशंस बढ़ रहे होते हैं उस तरीके से, ताकि आने वाले समय में जब बच्चा ऊपर से खाए तो उससे
वो तैयार हो सके, है ना। तो है कि इसके पाचन के लिए जिस तरीके के रसायन, जिस तरीके के रसों की ज़रूरत होती है, जिसमें आप बाहर से दिख रहा है कि हाँ जी लार गिर रही है ना, तो वो एक अच्छा संकेत है कि आपका बच्चा ये दिखा रहा है कि वो अब रेडी है ऊपर से खाने के लिए, है ना। तो आप बहुत जल्दी करेंगे तो फिर क्या है कि वो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे उसमें हम बेनिफिट के लिए सोच रहे होते हैं, कई बार बच्चे कमज़ोर होने लगते हैं। सर तो जो कॉम्प्लीमेंट्री आप फीडिंग बता रहे थे सर कि बच्चे को नुकसान भी हो सकता है उसको देने से, तो कैसे शुरुआत करना चाहिए? पहले सॉलिड फूड देना चाहिए या थोड़ा सा सेमी सॉलिड देना चाहिए? शुरुआत कैसे करनी चाहिए बच्चे के लिए और कितना देना चाहिए उसको? यानी कि आप बता रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी है वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ही देनी है, उसको बंद नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग को ये चीज़ें जैसे नाम ही है कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका मतलब है कि आप स्तनपान के ऊपर से चीज़ें दे रहे हैं ना, इसको बंद करके आप नहीं चालू कर रहे हैं। तो अगर आप सिंपल, और जैसे मैं आपको बता रहा था मैच्योरेशन की, तो मैं आप इसी जगह पे कोट करूँगा उस चीज़ में। तो ये जो जबड़े का जो विकास है वो इस तरीके से पहले होता है। तो पहले तो चलो दांत भी नहीं आए होते, लेकिन है कि जो जबड़े का जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है ना। उसके बाद में जब ये मूवमेंट आता है साइडवेज, उसके बाद शूविंग आती है ना। सो वो भी टाइम के साथ में आता है ना। तो इसीलिए शुरुआत में चलो ब्रेस्ट फीडिंग है 6 महीने के बाद में, इसीलिए मैश्ड, सेमी सॉलिड या सरल शब्दों में बोले घुटा हुआ, है ना, पतला है ना, पतला खाना देना। पतला का मतलब पानी नहीं है, पतला का मतलब हल्की पतली खिचड़ी जैसा। और आप टाइम के साथ में उसके अंदर गाढ़ापन लेके आते रहते हैं ना। तो जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, शुरुआत में जो आप खाना बनाएंगे तो जैसे पतली खिचड़ी जैसा बनाएंगे, उसके बाद में आप गाढ़ापन लेके आना है, गाढ़े हलवे जैसा ना। आपका जो खाना है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसे किया और पानी के जैसे टप 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 के टपकना नहीं, वो ऐसा शुरुआत में होना चाहिए। वो जस्ट हल्का सा वो धार बन के एक हल्का सा टपके, है ना, एक बार वो टपक सके पतलापन के साथ में। और उसके बाद में वो चम्मच से बाद में गिरे भी ना, या मुश्किल से गिरे, है ना। तो वो है और गाढ़ापन। और आप खाने में क्या क्या दे सकते हो? खाने में आप पेरेंट्स को यही दिक्कत रहती है कि इसको देख बना के क्या दें, उसके लिए कौन कौन सी चीजें दे सकते हैं वो? एक तो है कि आपके घर के पास में जो अवेलेबल है, जो आपके घर में खाते हैं, उन चीज़ों से आप बनाओ। आपको वो बाहर की ऐसी क्या बोलते हैं, हाई फाई तो नहीं बोलूँगा मैं, बोलूँगा कि बहुत पॉश चीज़ें खिलाने का कोई मतलब नहीं है। आपके घर पे दाल चावल खाते हैं, आप दाल चावल से चालू करो। आपके घर पे आप दक्षिण भारत के आप इडली खाते हैं तो आप इडली से चालू करो, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है। पोंगल खाते हैं, पोंगल इंडिया में उसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में खिचड़ी बोलते हैं, कोई इसको साउथ में पोंगल बोलता है। बहुत अच्छा वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फूड है। उसके साथ में आप चालू कर सकते हैं। आप फ्रूट्स में आप केला दे दीजिए, मैश करके आपने दे दिया। जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, आम आ रहा है, उसके अलावा पपीता है, चीकू है, आप खरबूजा दे दीजिए। फ्रूट्स में मतलब सब दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, तो ये देखना है फ्रूट्स में तो कड़े बहुत फल नहीं देने शुरुआत में। अगर ऐसे आपको देना भी, मान लीजिए आपको सेब देना है तो ना, सेब एक बार में नहीं खाएगा तो उसका आपने घिस दिया, है ना। कई बार हल्का सा उसको गर्म करके, हल्का सा बॉयल करके भी दे देते हैं कुछ लोग, मैश करना आसान हो जाता है। या आपने वैसे ग्रेट कर दिया, थोड़ा उसको कद्दूकस कर दिया, है ना। बाकी आपने दही दे दिया, अच्छा होता है। आप थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा उसको कस के आपने कस कर दिया, कद्दूकस कर दिया। आप पनीर दे सकते हो, है ना, थोड़ा उसको मैश कर दिया। दाल रोटी है, दाल चावल है, खिचड़ी है, दलिया है, सूजी की खीर है, साबूदाना है, चिल्ला बना सकते हैं, है ना। आप उपमा बना दीजिए, ठीक है। और ये तो है कि आपके घर पे क्या फीजिबल है, आप उसके हिसाब से देखो, है ना। आपके घर पे जो आपके रीजनल चीज़ें आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए, सीज़न की जो चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस कीजिए। शुरुआत में बच्चा आपका बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकता है। 1 साल तक आपको नमक और शक्कर को थोड़ा आपको अवॉइड करना है। लंबे समय के उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े अलग हो सकते हैं। बाकी आप ऐसा तो नहीं कि आप 6 महीने के बच्चे को आप पूरी मिर्ची खिलाओगे, तो इसलिए आपके स्पाइसेस भी शुरुआत में ब्लैंड फूड होता है, धीरे धीरे करके आप स्पाइसीनेस को आप बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस है ना, शुगर और
शुगर देना बच्चे के लिए 1 साल तक, आप बता रहे हो कि 1 साल तक बच्चे को शुगर नहीं देना है, तो हाँ। शुगर से कोई दिक्कत होती है बच्चे को? तो एक तो नमक और चीनी दोनों के लिए बोलते हैं, तो पहले नमक बताता हूँ मैं। देखिए बच्चे के एक तो गुर्दे जो है ना, किडनी, तो वो बहुत मैच्योर नहीं होते हैं शुरुआत में हैंडल करने के लिए चीज़ों को। तो खाने का खुद का जो नमक होता है उसके अंदर उतना कंटेंट काफ़ी है, ठीक है। बहुत ऊपर से देने से क्या है कि आपके गुर्दों में तकलीफें आ सकती है, सूजन आ सकती है ना। तो आपका इसलिए जो एडल्ट लेवल का, ये नॉर्मल हमारे आपके जितना गुर्दे की नमक को हैंडल करने की कैपेसिटी लगभग 2 से 3 साल की उम्र में आती है। तो इसीलिए जनरली 1 साल के पहले अवॉइड करने को बोलते हैं एडेड सॉल्ट। खाने का ऐसा नहीं कि आप अलग से ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करना। खाने का हल्का सा उसका खुद की मिठास होती है, खुद का हल्का उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो नॉर्मल है ना। और क्योंकि उसके बाद में चल के फिर हाइपरटेंशन या बीपी बढ़ने की समस्या एडल्ट में हो सकती है। तो एक तो जो ये बताते हैं ना कि हेल्थ की शुरुआत बचपन से हो रखी है ना, तो उसका एक वो एग्जाम्पल भी अब तो स्टडीज भी बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं कि ये जो नमक है अगर बहुत लाइफ में अर्ली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो एडल्ट ऑनसेट बहुत बार हाइपरटेंशन का एक ये शिकायत एडल्ट में हो सकती है। बड़ों में बहुत बार जो ये बीपी बढ़ने की समस्या है उसका एक वही एक कारण है, जरूरी नहीं, लेकिन हाँ कॉन्ट्रीब्यूटरी एक फैक्टर हो सकता है कि हाँ जी आपका कहीं ना कहीं वो शुरुआत में नमक इंट्रोड्यूस किया गया है। वही सेम चीज शक्कर के लिए भी। तो एक तो जो बच्चे होते हैं ना, उसी चीज में जो आपके नमक वाली चीज उसी में का ही कंटिन्यूएशन है। बच्चे सुपर टेस्टर्स होते हैं। सुपर टेस्टर्स का मतलब है कि जो आपको टेस्ट या स्वाद का परसेप्शन आ रहा है वो बच्चे को उसका कई गुना ज्यादा आता है। जो आपके टेस्ट बर्ड हैं वो ज्यादा जबान में होते हैं ना, थोड़ा बहुत पीछे की तरफ तालू में होते हैं। बच्चा पूरे मुंह से टेस्ट कर रहा होता है और टेस्ट बर्ड्स जो है या फिर आपकी टेस्ट को या स्वाद को परसीव करने के लिए जो ग्रंथियां हैं ना वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके लिए जैसे होता है कि किसी के लिए सेम खाने में नमक बहुत कम है, किसी को लगता है बहुत तेज नमक है, नमक तो उतना ही है ना, तो परसेप्शन ज़्यादा है ना। तो यह है कि इतने छोटे बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा शक्कर है ना, बहुत ज़्यादा तीखा तो चलो आप वैसे भी नहीं देता है, लेकिन है ना, तो फिर वो बहुत जल्दी उनको एक तो उस चीज की आदत बहुत जल्दी पड़ती है, तो बहुत जल्दी बच्चे पिकी ईटर्स बन जाते हैं। अगर आप देखोगे बहुत, हाँ जी मेरा बच्चा तो सिर्फ आलू की सब्जी और पराठा ही खाता है, सिर्फ ब्रेड ही खाता है, मीठा ही खाता है, कुछ नहीं खाता। और तो उसका शुरुआत में कारण जरूरी नहीं कि वही एक कारण हो, लेकिन शुरुआती कारण ये भी होता है कि बहुत अर्ली लाइफ के अंदर आपका कोई पर्टिकुलर चीज खाने में ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कर दिया, स्पाइस थोड़ा ज्यादा ऐड कर दिया, तो शायद नमक है या फिर शक्कर ज्यादा है या फिर किसी ज्यादा एक पर्टिकुलर टाइप के फूड ज्यादा देने लगे ना, आपकी फूड के अंदर डाइवर्सिटी नहीं है। तो बहुत बार आपके शक्कर के लिए तो बोलते हैं एटलीस्ट 1 साल और प्रेफरेबली 2 साल तक भी आप जितना अवॉइड कर सकते हो। खाने के खुद का जो शुगर है वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे का दूध है उसकी आप खुद के उसके अंदर मिठास है तो आप उसको निकालोगे, नहीं निकालोगे आप, ठीक है, वो आप निकाल भी नहीं सकते हो, है ना। तो आप वैसे ही दोगे। फल खिला रहे हो तो फल की खुद की मिठास है, उसके अंदर खुद का शुगर है, वो नॉर्मल है ना। तो उसको ऐसा नहीं कि आपको केला देना तो पहले पानी से धुल के आप दोगे, है ना, वो तो क्या एक्स्ट्रा ऐड करके नहीं देना, हाँ, तो ऊपर से नहीं देना है। और वैसे भी जैसे शहद के लिए बोलते हैं 1 साल की उम्र तक अवॉइड करना चाहिए। शहद क्यों अवॉइड करना चाहिए सर? बहुत सी शुरुआत में तो ये तक परंपरा थी कि जैसे बच्चा न्यूबॉर्न हुआ तो दादी माएँ होती थी वो शहद चटा देती थी, तो ये बहुत टाइम तक ऐसा रहा है। ओके, तो एक तो शहद एक ऐसा थोड़े से एक ऐसा फूड है ना, आप उसको अमूमन पका के नहीं खिला रहे होते हो ना, शहद को आप उबाल रहे हो या आपको बहुत पका रहे हो, ऐसा नहीं। आप जैसे आपने वो किया थोड़ा सा आपने
रिफाइन किया, प्यूरिफाई किया, उसके बाद हम सीधे कच्चा दे रहे होते, रॉ शुगर, हम्म। है ना। इजिप्ट में मिला हुआ 4000-5000 साल पुराना शहद भी वो खाने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिकली बोटेलिज्म एक तरीके की बीमारी होती है जो कि बच्चों को हो सकती है। तो इसमें क्या है, हाथ पांव बच्चे के ढीले होने शहद लगते की वजह से। हाँ, तो उसमें शहद के अंदर कंटेमिनेशन, अच्छा, कंटामिनेशन। हाँ, कंटेमिनेशन बहुत बार हो जाता है। और है कि विशेषकर इंडिया में जहाँ पे फूड रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग उस चीज़ में कई बार नहीं होता है, या फिर आदमी लोकल वेंडर से ले लिया, या फिर आपको बहुत पता नहीं है कि शहद कितना पुराना है, किस तरीके से साफ किया गया है ना। तो बहुत बार कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, बच्चों की सांस रुक सकती है बीमारी से। दिक्कत है सर, गांव में तो ऐसा रहता है ना कि जैसे कि शहर के अंदर तो जो आ रहा है तो किसी कंपनी का आ रहा है, गांव में तो लोग मधुमक्खी से लिया और उसी को स्टोर कर लेते हैं, कोई प्यूरिफाई नहीं किया, कोई उसके अंदर। अगर प्यूरिफिकेशन होता भी है तो भी बहुत बार आपके बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन स्पोर्स क्योंकि इसके थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं। और जैसे आपको बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसका नेचर चेंज होने लगता है शहद का। तो अमूमन आपके अगर फैक्ट्रीज में प्रोसेस भी हो रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत हाई टेम्परेचर पर इसको ट्रीट कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो कंटेमिनेशन के चांसेस आपके इंडस्ट्रियल ग्रेड के अगर शहद है उसमें भी आप कभी नकार नहीं सकते कि इसमें नहीं होगा, है ना। और स्पेशली अगर हमारे यहाँ पे एडल्ट्रेशन शहद का भी होता है, मिक्स भी होता है, तो मुझे लगता है तो अवॉइड करना एटलीस्ट 1 साल तक तो करना चाहिए, रीजनेबल है। क्योंकि बहुत बार कई बच्चों की जान भी जा चुकी है चूँकि ना, क्योंकि अगर सांस ही नहीं ले रहा है, कभी सांस की मांसपेशियों में, कभी हाथ पाँव में ढीलापन, ये सब कुछ चांसेस हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एक टाइम के बाद ना बच्चे का जो पेट है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है और फिर उनके स्पोर्स को हैंडल कर लेता है, पचा पाता है, या फिर उससे शरीर को नुकसान नहीं होता। तो वो 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के बाद में इतनी कैपेसिटी बच्चे के शरीर के अंदर आ जाती है। तो उसके बाद में अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको वो बीमारी होने का रिस्क नहीं होता है या कम। बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनानी है तो टाइम देना चाहिए। तो सर पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, यानी गुड पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए बच्चे की? एक तो पहली चीज़ ये है कि कभी परफेक्शन की तरफ नहीं भागना चाहिए। दूसरा ये कि पेरेंटिंग स्टाइल माँ और या फिर पेरेंट और बच्चे के लिए यूनिक होती है ना। तो आपका बच्चे को आप समझते हो, आप, है ना। और बच्चे के लिए देखिए और ये कि विद टाइम विद सिचुएशन बहुत सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट चेंज होता जाता है। जैसे बचपन में है कि हम सबके, अगर आपको याद होगा पुराने, है ना, तो हम सबको बचपन में तो कुट पड़ी होती है ना, पीटा गया होता है, सब कुछ हुआ होता है, मुर्गा बने होते हैं। नॉट ओनली घर पे, स्कूलों में भी अब वो भी रोक दिया गया है। हाँ, स्कूलों में भी रोक दिया गया है। और लेकिन एक दूसरे एक टाइप की पेरेंटिंग होती है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सुपरवाइज कर रहे हो बच्चों को, आप ना बहुत ज़्यादा आप ध्यान रख रहे हो बच्चों का। तो उसमें है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में भी बच्चे को आप इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं करना है, ये अब इसको यहाँ पे ऐसे नहीं जाना, खेलना नहीं, हाँ, रोक टोक बहुत करना है। या फिर है कि मैं हमेशा रहूँगा लेकिन मतलब मेरे सामने ही चीज़ें करनी है, बाहर नहीं जाना है। तो एक तो वो दूसरा एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए। तो हमेशा जो बीच का मॉडरेशन इज़ द की, है ना। तो आपको चीज़ों को बैलेंस कहीं ना कहीं करना होता है। और है कि एक सेम स्टाइल आप हमेशा अपना नहीं सकते हो बच्चों के, ठीक है ना, कि बच्चा भी टाइम के साथ में ग्रो कर रहा होता है। तो जैसे बहुत बार है कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा होता है कि शुरुआत के 5 साल में आपको बच्चे को प्यार करना चाहिए, है ना। उसके बाद में 5 से 15 साल तक आपको डिसिप्लिन के साथ में रखना चाहिए, है ना। और 15 साल के बाद में तो मैं, या तो फिर टिपिकली बोलूँ मैं, एडोलसेंट एज आ जाती है, या टीन एज आ जाता है, तब आपको उनके दोस्त के बन के रहना चाहिए, ठीक है। तो वो एक आपको बैलेंस बना के रखना होता है। और चीज़ें
फर्म होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, हार्ड नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो बैलेंस एक होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लगा, आपको लगता है कि आसान है, मार दिया ना, तो एक टाइम के बाद मार का असर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाता है ना। लेकिन फिर एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा लाड कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बचा के रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा एक तो आपके साथ में वो डिटैच होने लगता है कि लगा ये ओवर पेरेंटिंग कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवर सुपरविजन कर रहे हैं, तो बच्चे की खुद की पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाती है, या फिर खुद चीज़ें का डिसीजन मेकिंग है, या फिर कि आपका इंडिपेंडेंस आने का जो वो होता है वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट पॉइंट, स्वीट स्पॉट आपको खुद अपने बच्चे के साथ में रिलेशन में ढूंढना चाहिए, और वो कम्युनिकेशन इज़ द कि आप किस तरीके से लेकिन कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। तो हमेशा कभी ऐसा नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ वर्बल नहीं, नॉन वर्बल भी, है ना। आप बाउंड्री कैसे सेट कर रहे हैं बच्चे के लिए। बाउंड्री का मतलब है कि आप प्यार कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लाड में आपको थप्पड़ मार दे रहा है ना, या अपना खुद का नुकसान कर रहा है। तो आप फर्मनेस के साथ में आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि दीज आर द नोज, ये बिल्कुल नहीं करना है, या ये चीज़ें आप फ्रीली कर सकते हैं लेकिन ये लिमिट में रह के। तो वो आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये आपका बच्चा और आप, वो आपको कहीं ना कहीं खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। कोई ऐसी किताब नहीं होती जो कि आपको पेरेंटिंग को सिखाए, वो आपको टाइम के साथ में वो बच्चा भी सीखता है, वैसे ही माँ बाप भी सीखते हैं ना। जैसे कोई पेट से पेरेंटिंग सीख के नहीं आता है। जैसे मैं खुद एक नया पेरेंट हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं जब स्कूल में नर्सरी केजी में था तो मुझे साथ में बताया गया था कि भैया हाँ इस उम्र में तुमको पेरेंट कैसे बनना है, तो नहीं है। तो वो आप कहीं ना कहीं चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, है ना, और बुजुर्गों से सीखने को मिलती हैं, देख के आप करते हो, है ना। बच्चे के साथ में आप खुद आप देखते हो, आपके पार्टनर के साथ में आप बात करते हो कि हाँ जी, ऐसा नहीं है कि एक पेरेंट ने बहुत लूज छोड़ के रखा है, दूसरा बहुत स्ट्रिक्ट है ना। तो वो बीच में एक पेरेंट के लिए कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन या फिर एक जुड़ाव की जगह फिर अलगाव आने लगता है, एक से हाँ अटैचमेंट, एक से डिटैचमेंट। हाँ, तो फिर या फिर डर होता है, या फिर आदमी चीज़ें छुपाने लगता है। तो वो बैलेंस आपको कहीं ना कहीं खुद बच्चे के लिए ढूंढना होता है। तो वो कहीं ना कहीं हर एक बच्चे और वो पेरेंट के जो पेयर के लिए वो इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। तो जो आपके लिए हो सकता है कि स्ट्रिक्टनेस है, तो दूसरे बच्चे के लिए हो सकता है कि लगा कि हाँ इतना सब कुछ करने को मिल रहा है, लीनियंसी है ना। तो वो है कि आपको आपका कल्चर कैसा है, आपका सराउंडिंग कैसा है, आपके यहाँ की लोकल सेफ्टी कैसी है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल जो आप बोलते हैं ना आजकल, तो वो उस चीज़ को वो कहीं ना कहीं डिक्टेट करने लगता है। अपने जब फ्री टाइम रहता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम एक चीज़ है, बट कुछ मुझे जो इंटरेस्ट है एक्चुअली, मेरे को जो पर्सनली बहुत पसंद आता है, तो अगर मैं कहीं विजिट कर रहा हूँ तो मैं प्रेफरेबली हॉस्पिटल्स समहाउ मेरे को देखना बहुत पसंद है। स्पेशली जैसे मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो NICUs, तो कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं से थोड़े आइडियाज़ मतलब आप बिजी फ्री टाइम में भी आप हॉस्पिटल को लेकर के? नहीं, वो थोड़ा एक इंटरेस्ट है। बाकी कई बार मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, या फिर आजकल तो गूगल पे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो या फिर आपका ये फॉर्मेट है, पॉडकास्ट है या कोई लेक्चर्स है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री है, वो चीज़ देखना थोड़ा पसंद होता है। बाकी मेरी बिटिया है, उसके साथ थोड़ा खेलता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, घर पे है, फैमिली के साथ में निकल जाता है थोड़ा टाइम। तो मुझे भी सर, जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मुझे क्या है, थोड़ा सा लोगों के साथ मिलना ज़्यादा अच्छा लगता है, और साथ ही साथ मुझे खिलाना ज़्यादा पसंद है। मुझे थोड़ा खाना बनाने की स्किल थोड़ी आती है, तो मुझे लोगों को खिलाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपके लिए कुछ खिलाने वाला हूँ स्पेशल, वो आपके लिए सरप्राइज है। तो आपके लिए सब देर नहीं करते हैं, आपको कुछ खिलाते हैं। बनाना पसंद है आपको, तो मुझे मेरी हॉबी में खाना है, तो मुझे फिर तो सर मज़ा आएगा, मैं आपको बड़े प्यार से खिलाऊँगा आज। सर थोड़ा आप इधर आ जाइए, थोड़ी सी हवा बहुत तेज चल रही है ना, तो आग लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है।
अभी बनेगा सर, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया जो बन जाएगा नाम नाम हम फिर उसके बाद दे देंगे हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया आपको। नहीं, तो इसके ऊपर खिचड़ी तो नहीं बनाओगे इस तवे पे, इतना तो मेरे को भी समझ में आ रहा है। जब तक दूसरा तवा गर्म होता है तब तक आप ड्राई फ्रूट्स और ये लगा लीजिए। हाँ सर, हो गया ना, देखो। हाँ? ठीक लग रहा है सर? काफी टेस्टी है। प्रिपरेशन कर रहा हूँ ये चटनी बनाना। तो खाने में सर थोड़ा सा लोकेशन का ही फर्क पड़ता है। लोकेशन चेंज होती है तो खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। मेहनत से भी ना चीज़ों का टेस्ट आ जाता है, अपनी मेहनत का ज़्यादा टेस्टी लगता भी है। सर मैंने कई बार देखा है सर, आप राउंड करने आते हैं तो किसी पेशेंट को जिंक की सिरप या किसी को आयरन की सिरप सजेस्ट करते हैं तो बच्चों को, तो वो सर क्यों समस्या हो रही है बच्चों को आजकल, इतनी डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? बहुत कुछ वो आपकी फूड हैबिट्स, फूड डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। जो आपका, जैसे आपका खाने का काम सिर्फ पेट भरने का नहीं है ना, अगर आपको न्यूट्रिएंट्स उससे नहीं मिल पा रहा है ना, अगर आपको आयरन आपको शरीर में चाहिए तो आपको भाई खाने में भी साथ में हरी साग सब्जियाँ हैं, है ना, गुड़ है, या फिर साथ में नींबू है, खट्टी चीज़ें हैं, टमाटर है, उन सब चीज़ को थोड़ा तो साथ में बढ़ाएंगे। नॉनवेज अगर आप ले रहे हैं तो साथ में वो आपका इंटेक बढ़ा देता है। तो अगर आप सिर्फ अगर बहुत बार होता है कि घर में भाई आलू की सब्जी बने जा रही है तो फिर कि वो आयरन कहाँ से पूरा होगा। और इंडिया में बहुत बड़ा एरिया होता है कि वो वेजिटेरियन बेस्ड डाइट है, या फिर नॉनवेज अगर खा भी रहे हैं तो वो ओकेजनल नॉनवेज ईटर्स हैं, रादर देन के वो रूटीन दिन में आप 2 बार या 1 बार खा रहे हो। और है कि वेजिटेरियन से फिर आप कहीं ना कहीं अगर आप हरी साग सब्जियां या फिर आप उन सोर्सेज से आप हटने लगते हो, एक तरीके मोनोटोनस आपके होने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी दिक्कत होने लगता है। जिंक आप पूछ रहे हैं, जिंक का भी एक कारण है कि हमारा तक तो पहले के समय में पीतल के बर्तन का बहुत इस्तेमाल होता था, आज थोड़ा कम हो गया है। तो जो पीतल है वो आपका, उसके अंदर भी जिंक पड़ा होता है। तो जिंक अलग अलग कंपोजिशन है, बट ऑलमोस्ट 1/3 उसका एटलीस्ट जिंक से होता है। तो अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी के अंदर आने लगता है। सिंपल चीज़ें हैं कि जो आपके पानी के अंदर, अगर आप सिंपल इवन कि आप पानी भी पी रहे हैं तो आपको थोड़ा उससे भी जिंक डेफिशिएंसी कम होने लगती है। तो ये सिंपल चीज़ें जो कि घर के अंदर होती हैं। तो ये है, तो अगर आपको कुछ बाकी मेडिकल कंडीशंस हैं तो आपको उसके हिसाब से आपका सिर्फ डाइट से बहुत बार काम नहीं चलता है, आपको ऊपर से साथ सप्लीमेंट करना पड़ता है।
सिर्फ न्यूट्रिशन एक चीज़ है, मतलब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एक है, उसके अलावा भी बहुत सारे कई बार कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से इनमें भी वो काम आता है। जैसे जिंक है, वो आपका डायरिया में बच्चों को देते हैं तो वो उसमें आंतों की सूजन भी कम करता है, और ये बाद में चल के लंबे टाइम में बार बार डायरिया होना उसको भी कम कर देता है। विटामिन ए है, वो सांस की तकलीफों को भी कम करता है, डायरिया में भी वो कम करता है। बच्चों की ग्रोथ में विशेषकर रोशनी में, आँखों विजन में इसका रोल आता है। तो देखा जाता है अपने इंडिया में बड़ी समस्या है कि जो मदर्स है ना, 3 में से 1 मदर एनीमिक है, 3 में से 2 मदर एनीमिक है। तो सर क्या बच्चों का भी इफेक्ट पड़ता है? अगर मदर एनीमिक है तो बच्चे की ग्रोथ पे कैसे पड़ता है? जैसे मैंने बताया, माँ के साथ बच्चा जुड़ा हुआ है, माँ के साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि माँ एनीमिक है तो बच्चा कहीं और किसी और किचन में खा रहा है, ऐसे घर वाले कहीं और से वो सेम किचन से खा रहे हैं, सेम डाइट हैबिट पूरे फैमिली का है। और अगर परिवार की अगर महिला स्वस्थ है तो वो एक्चुअली है कि आपका परिवार ही स्वस्थ रहेगा। तो अगर फिर उसका उल्टा भी सही है, तो सिर्फ अनीमिया ही नहीं, फिर माल न्यूट्रिशन किसी भी तरीके से अगर आ रहा है, बच्चों में लंबे समय का प्रभाव पड़ता है। बहुत बार क्या है कि खून की कमी होना है ना, बच्चा अगर अनीमिक है तो दिमागी विकास में दिक्कत होना है ना, चिड़चिड़ापन, बिहेवियरल चेंजेस, वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। हमें लगता है कि आयरन सिर्फ खून के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आयरन हर जगह शरीर में ज़रूरत पड़ती है ना। इवन है कि हम सांस लेते हैं तो उसका ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है हर एक सेल के द्वारा, उस तक में भी आपका आयरन का इस्तेमाल है ना, दिमाग की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल है, तो फिर अगर अगर आयरन की कमी है तो वो हर जगह उसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि मदर अगर एनीमिक है तो बच्चे की ग्रोथ पे भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि पड़ेगा। बच्चे को प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। और वो कारण भी है ना, ऐसा नहीं है कि मदर एनीमिक है और बच्चा आपका उसका हीमोग्लोबिन 14-15 होगा, नहीं है ना। वो सेम, वो आपकी जो डाइट सेम है ना आपका, जैसे बताया मैंने कि किचन, तो वो आपके फूड भी चेंज होता है। और मदर माल न्यूट्रिशन के साथ में आ रही है तो वही सेम चीज़। और ये है कि ये विशेष साइकिल है, यही जो बच्चा है, ये छोटी बच्ची है, ये माल नरिश्ड है ना, इसको खून कम है, ये बाद में बड़ी होगी, इसको बेबी होगा तो उस समय भी माल नरिश्ड होगी, इसका फिर साथ में शॉर्ट स्टेचर हो रहा है, उसका खुद का वेट कम है, कई बार उसको साथ में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, या उसके अलावा बच्चे में दिक्कत आ सकती है ना। तो यही है कि वही सेम सोसाइटी है, तो वही बच्चा बाद में बड़ा होकर वही माँ बन रहा है ना। तो अगर आप बेस से अब चालू करते हैं तो ओवरऑल फिर उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ एक सप्लीमेंट देना ये काफ़ी है, तो नहीं, काफ़ी नहीं है। तो वो आपको किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से अपने डाइट को देखते हैं, और सारी चीज़ें हैं, साथ में अपने इन्फेक्शंस हैं, पेट में कीड़े हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सब की वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से होती है। जो मदर के लिए आयरन के बर्तन में खाना पकाए खाना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सिंपल चीज, आयरन आपका लीच करता है, मतलब निकलता है। तो जो वो जितने लोहे के बर्तन इस्तेमाल करें, आप देखते होगा कि कढ़ाई में लोहे का कुछ पका रहे हैं, कलर चेंज हो जाते हैं, तो उन्होंने आयरन की वजह से आयरन टूट रहा होता है, वो तो पसंद नहीं आता है, वही सब्जी काली काली बन रही है, लेकिन एक्चुअली वो आयरन रिच हो जाता है। आप जितने लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पूरे परिवार के अंदर ही लोहे की, आयरन की कमी होने के चांसेस कम हो जाता है। एक आयरन का सिरप आप लोगे 1 महीने का या 20 दिन का, 400 रुपये पड़ेगा। अगर आप लोहे कढ़ाई लेते हो 20 साल 15 साल चलेगी, तो सेम कॉस्ट। तो आप ये सोचिए कि कितना बेनिफिशियल है। अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे ना, तो आप सोचो कि एक का आप शायद खुद तक खून की कमी एक शीशी में तो होता भी नहीं है ना। आपको प्रैक्टिकली पूरे कोर्स में अगर आपको ठीक से ठीक करना है तो 4 से 5 बोतल लग जाती है। तो वही है सर, गाँव का जो बहुत सारा हिस्सा है वो तो शहर में बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, तब जाके शहर की तरफ जाता है दिखाने के लिए, नहीं तो घर पर ही रहते हैं। तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है कि वो अपना खाने पीने की हैबिट बदलें, और जो खाना पकाते हैं बर्तनों में, फिर बर्तन चेंज कीजिए।
प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स बहुत बार निगलेक्टेड होता है। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स नहीं, प्रिवेंटिव मेडिसिन भी। अगर किसी का हीमोग्लोबिन 4 या 5 है और हमने आयरन सप्लीमेंट दे दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, है ना, तो वो बड़ी बात चलो हो सकता है क्लिनिशियन के लिए एक बार ठीक है आपने, लेकिन अगर आप पूरे परिवार को ही खून की कमी होने से बचा रहे हो, सिंपल चीज़ एनीमिया से बचा रहे हो, तो वो कितना लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। सिंपल चीज़ें हैं, लंबे समय में आप छोटे स्केल पे देख रहे हो। अगर आप जैसे आपने बोला 2/3 महिला जो हमारे फीमेल्स हैं वो एनीमिक है, अगर आप सोचो कि कितने बड़े स्केल पे ये दिक्कतें हैं, ठीक। सिंपल चीज़ है, आप सबको आप आयरन की कमी हो जाए उसके बाद सप्लीमेंट देंगे तो उससे बेटर है कि अपने डाइट में चेंज करें, या फिर प्रोफिलैक्टिक लिए बहुत सारी चीज़ें आप अपने उसमें चीज़ों में अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस के साथ में, या फिर कुछ सप्लीमेंटेशन है जैसे हाई रिस्क पॉपुलेशन में, जैसे मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, या फिर आप एडोलसेंट बच्चे पढ़ने वाले हैं, या फिर प्रेगनेंसी में आप साथ में उनको दीजिए, ताकि वो आप कॉम्प्लिकेशंस को आप देखो ही ना, ये देखो तो आप कम देखो। सर जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरी ड्यूटी बर्न यूनिट में लगी थी, तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा बच्चे को देखा था, वो एकदम उसके दोनों हाथ जले हुए थे। तो बाद में जब मदर से हिस्ट्री ली थी तो पता चला था कि वो चूल्हे पे खाना बना रही थी, तो बच्चा चूल्हे के अंदर गिर पड़ा थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। तो उसको देख करके इतना ऐसा धक्का सा लगा था कि छोटी सी लापरवाही बच्चे के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती है। सर बच्चों की सेफ्टी के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एक पेरेंट्स को? देखिए, जब बच्चे स्पेशली जब टॉडलर एज के होते हैं ना, टॉडलर का मतलब 1 से 3 साल के, तो बहुत एक्सप्लोरिव होते हैं, मतलब कि सब कुछ ये चीज़ छूनी है, वो चीज़ छूनी है ना। तो ये कहीं ना कहीं उस एज के लिए ये सारी दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। ये पॉइजनिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। कभी वो आपने चूहा मार के रखा है, उसने खा लिया, है ना, फिनाइल रख लिया, उठाने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लग्जरी है या फिर है कि ये बाद में देख लेंगे, नहीं, आपका बच्चा है, आपको अभी देखना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो बाद का प्रायोरिटी है, वो आपकी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे ऐसा नहीं है कि हम खाना नहीं है तो हम देख लेंगे, 4 दिन बाद देख लेंगे खाना। जैसे बच्चे का सेफ्टी उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा मतलब बहुत सीरियसली इंजर हो गया है, या फिर है ही नहीं, बचा ही नहीं, रहा ही नहीं, तो आप उसमें फिर उसके हम भविष्य के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है जब वो सेफ और सिक्योर ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप बेसिक बहुत ज़्यादा आप बच्चे को बंधन में बांध के रखो, या फिर आप उसको घूमने मत दो, या फिर एकदम चीज़ें एक्सप्लोर करने को मत दो, क्योंकि वो एज है उसकी। सर ऐसी जैसे कि मैं पेरेंट्स हूँ, तो मेरे घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती हैं, जैसे मुझे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्विच बोर्ड है, ऐसा वगैरह क्या क्या चीज़ पर मुझे ध्यान रखना चाहिए जैसे कि बच्चे को नुकसान ना हो, क्योंकि बच्चा तो अपनी एक्टिविटी करेगा ही। तो इसलिए आपको एक तो देखना है, जैसे आपने स्विच बोर्ड बोला आपने, तो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स हैं ना, तो वो आपको देखना है। उसके अलावा हॉट चीज़ें, गर्म चीज़ें, तो तवा है, या फिर आप खाना बना रहे हैं, या फिर बर्तन जिसके अंदर खाना बना हुआ है, रखा हुआ है, आग आप किसी भी चीज़ के लिए जला रहे हैं, कोई नुकीली चीज़ है, चाकू है, या फिर सिंपल आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, आप फिनाइल यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर सिंपल मेडिकेशंस, दवाइयाँ हैं। वो बड़े के लिए है कि हाँ जी, एक बार सर दर्द की एक गोली है, पैरासीटामोल है, उसने बच्चे की रीच से दूर रखना है मतलब। हाँ, तो चीज़ों से आप अवॉइड कीजिए। तो आप थोड़ा सा सेफ्टी, अभी है कि आपको बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं चाहिए। आप ये देखिए कि आपका बच्चा एक एडल्ट, बड़े आदमी के सुपरविजन में उस समय तब रहे कहीं ना कहीं, और ये चीज़ें बच्चे की पहुंच से, रीच से आप बाहर रखिए। ऐसा नहीं है कि आप बड़ों की दवाइयाँ, थायराइड की दवाई है, कोई भी चीज़ की दवाई है, हेडेक की, कोई भी एंटीबायोटिक है, उसके बगल में ही गिरी हुई है, या फिर है कि सिंपल चीज़ें, अगर आप कीटनाशक है, अगर आप खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, या फिर कोई भी है,
है ना, फर्टिलाइजर है, उसके लिए तो वो सिंपल चीज़ है, डीजल है। डीजल है। रिसेंटली बहुत सारे केस भी आते होंगे, हाँ, मतलब हमारे ये पास आते हैं कि बच्चे ने आता ये है, खा लिया था, ये खा लिया, साबुन पी लिया, फिनाइल पी लिया, बड़ों की थायराइड की गोली खा लिया। अब आप ट्रीटमेंट बहुत बार कर सकते हैं, बहुत बार हम चाह के भी हम बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, बच्चा बहुत सिक है, आईसीयू में, वेंटिलेटर तो पे है। अभी CICU के अंदर आपने हाँ। इंट्यूबेट किया था, वो बच्चा डीजल पी के ही आया था, हाँ, छोटे तो बच्चा था। रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक केस था जहाँ पे बच्चा सिंपल है, कुछ नहीं है, वो डीजल पी के आ गया, 3 साल का बच्चा, और वो वेंटिलेटर पे, वो इवेंचुअली बहुत सिक है ना। तो फिर यह है कि उसमें आप प्रिवेंट कितना आप कर सकते हैं, आपकी ट्रीटमेंट बहुत बार बहुत मुश्किल होता है। आपको बचाव उसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल है, वही सिंपल डीजल की बोतल आपने ऊपर रख दिया, बच्चे की पहुंच से बाहर ले ली, हो गई, तो वो आपको तब तक पता नहीं चलता है, जब वो वाकई बच्चा जब तक सफ़र कर जाता है बहुत बार ना, तब वो ज़्यादा अहमियत पता लगती है। तो इसलिए आप जितना बचा सकते हो उस चीज़ों के लिए। भाई सर कहते हैं कि छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन जाती है। सही बोला। बच्चों के केसेज आते होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो बच्चे पॉइजनिंग वाले केसेज आते हैं, इंजरी वाले आते हैं, कौन सी इंजरी के सबसे ज़्यादा आते हैं, कौन सी पॉइजनिंग के सबसे ज़्यादा केसेज आते तो हैं? 2 एज ग्रुप्स हमारे लिए थोड़े ज़्यादा कंसर्निंग होती है। टॉडलर मतलब 1 से 3 साल, 3.5 साल तक की। दूसरी एडोलसेंट मतलब आपके 12-13 साल के ऊपर, 17-18 साल, 19 साल तक के। सो कारण दोनों में अलग अलग होता है। जो इस समय बच्चे जो छोटे होते हैं ना, बहुत एक्सप्लोरिव होते हैं ना, इधर उधर हाथ लगा के देखते हैं, चीज़ें मुंह में डालते हैं। दूसरे सेम चीज़ है, थोड़ा अलग तरीके से एडोलसेंट में, तो वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, नया नया जोश होता है, या फिर है कि थोड़ी आज़ादी मिली होती है बाहर जाने के लिए, है ना। तो आपके छोटे बच्चों में विशेषकर घर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो आपके घर में जो कॉमन चीज़ें हैं, चाहे फिनाइल हैं, दवाइयाँ हैं, थायराइड की गोली, पैरासिटामोल है, कोई एंटीबायोटिक है, कोई पेस्टिसाइड है, वो एक्सीडेंटल इंजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब गलती से पी लिया, है ना। या फिर है कि आप इंजरी बोलिए तो आग से, करंट से, वो सारी चीज़ें होती हैं। या फिर है कि गिर गए छत से, है ना, तो वो हो गया। या बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो फिर है कि स्पेशली है कि कुत्ते को दौड़ा लिया, कुत्ते को पत्थर मार दिया, तो डॉग बाइट बहुत बार हो जाता है। तो रिसेंटली मेरे पास एक केस था जिसका 3 महीने 4 महीने में 3 बार डॉग बाइट हो चुका था। तो वो हर बार वो दौड़ाता था, उसके पीछे वो पलट के, एक ही कुत्ते ने 2 बार काटा है उसको। तो वो सी भी चीज़ें हैं। दूसरा एज ग्रुप जब आपको एडोलसेंसी आती है, तो उस एज या टीन एज में तो आप एक्सप्लोरिव होते हो, थोड़ा आप बाहर फ्रीडम चाहते हो, घर से बाहर निकलना चाहते हो। तो विशेषकर लड़कों में आप रैश ड्राइविंग बहुत देखते हो, अगर आप ना कि आपके एज से कम अगर आप लिमिट है 17-18 या 16 साल पे आप बाइकिंग आपने स्टार्ट कर लिया, आपने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया, तो इंजरी के कॉज हो सकते हैं। या फिर एक्सप्लोरेशन में अल्कोहल कंजम्पशन है, सिगरेट स्मोकिंग है, वो सारी चीज़ें। या फिर बहुत बार पीयर प्रेशर या फिर एकेडमिक प्रेशर, तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी बहुत बार आ जाती हैं। हैंगिंग है, या छोटी बात पे नस काट लिया, है ना, फिनाइल पी लिया, है ना, ये पेस्टिसाइड्स, है ना। या फिर अब कई बार क्या होता है कि अदरवाइज ऑल्सो कि अगर सुसाइडल टेंडेंसी नहीं है तो खेत में गया है काम करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत एक्सपोजर हो गया है, एज है, आपको प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये इंजरी भी हैं, उसमें पॉइजनिंग्स भी हैं, है ना, वो सारी चीज़ें काफ़ी आती हैं। तो वो है कि चीज़ें थोड़ी सी सेफ्टी के साथ में घर पे भी आपको इन्वायरमेंट रखना है, और उतना आपको कम्युनिकेशन और काउंसलिंग भी करनी है कि भाई इन चीज़ों में आपका बच्चा ना जाए किसी तरीके से। थोड़ा सा कम्युनिकेशन, ओपननेस भी, कि आपका बच्चा कुछ भी है तो बताया है। बहुत बार होता है तो कि आपका पता भी नहीं चलता है कि भाई ये पी लिया, बाद में बेहोश मिलता है ना। या फिर घर वाले बोले तो अच्छा खासा घूम रहा था, पता नहीं कैसे खुद को लटका लिया, हाँ। तो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी होता है, शॉकिंग भी होता है फैमिली के लिए। सर एक पॉइंट आपने बताया कि पीयर प्रेशर, तो सर बच्चे जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं वो पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करें? ओके, तो जैसे हम नाव में थे, ठीक है ना, तो सिंपल चीज़ है कि आपको नाव बगल में खड़ी करनी है, बहा नहीं है, तो क्या आपने एक एंकर चाहिए, है ना। तो आप कैसे बांध के रखते हो ना, ताकि वो बहाव में बहे ना। तो आपको एक एंकरिंग कहीं ना कहीं एक तो आपके फैमिली के साथ में भी चाहिए होती है। तो स्पेशली पीयर प्रेशर आपका एडोलसेंट एज ग्रुप, टीन एज ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो जाता है। कंपैरिजन होता है उनके पास में,
पढ़ने का, एजुकेशन, एकेडमिक प्रेशर भी हो जाता है। और फिर ये है कि हाँ जी, आपने बोला सिंपल है, हमारा कम्युनिकेशन, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। शर्मा जी का बेटा तो डॉक्टर भी बनता है ना, तो फिर वो शर्मा जी का लड़का वर्मा जी से कंपेयर होता है, वर्मा जी का यादव जी से, उनका पांडे जी से, है ना। तो लड़का भी कंपेयर होता है, लड़कियां भी कंपेयर होती हैं, तो वो सब कुछ कंपेयर होता है। तो देखिए, हर एक पर्सनालिटी अलग है ना। और जैसे आपको मैंने पेरेंटिंग स्टाइल में बताया, तो आपको एक टाइम के बाद में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस या डिसिप्लिन के साथ में बच्चों को आप पेरेंट नहीं कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं ओपननेस के साथ में मतलब एज अ फ्रेंड का आपको है ना बात करनी पड़ेगी कि बच्चा आपसे चीज़ें छुपाए ना, ठीक है ना। तो वो अगर आपका घर के अंदर जो मैंने एंकर बोला, तो यूजुअली एक कोई बड़ा होता है, अमूमन पेरेंट होते हैं, जिनसे वो बात अगर अपनी शेयर कर पा रहे हैं, या फिर बड़ा, कई बार एल्डर सिबलिंग हो सकती है, या फिर दादा नानी, है ना, ऐसा कोई हो सकता है जिनके साथ वो काफ़ी क्लोज होते हैं, जिनके लगता है कि वो प्रोटेक्ट रहते हैं चीज़ें, या फिर चीज़ें उनकी लीक नहीं हो रही हैं बाहर, या उनको जज नहीं किया जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उनको फ्रीनेस और ओपननेस चाहिए होता है। तो वो और है कि हर एक चीज़ के लिए टोकना एक तो अवॉइड भी करना चाहिए, दूसरी बात है, लेकिन वो थोड़ा सा फर्मनेस के साथ में बाउंड्री भी होनी चाहिए कि भाई आप ठीक है, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप जाइए ना, दोस्तों के साथ में जाइए, लेकिन ऐसा है ना, आपको भाई ड्रिंक नहीं करना है, या फिर आपको रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, इसके ऊपर आपको स्पीड लिमिट नहीं लेके जाना है, या फिर आप हेलमेट या सेफ्टी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना है ना, कम्युनिकेशन रखना है। तो वो चीज़ें हैं कि आपको ऐसे नारकोटिक्स में, इन सारी चीज़ों में नहीं आना है। तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। सर, हमारे परिवार के लोग ही ना छोटे बच्चों के साथ थोड़ा गलत कर देते हैं। तो जो गुड टच बैड टच वाली जो बच्चों के लिए सिखाने की चीज़ है, वो कब सिखानी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे बच्चे थोड़े से अवेयर रहें और कुछ गलत हो तो पेरेंट्स को आके बता सकें। तो देखिए, लगभग 2.5-3 साल, 3.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर बेसिक इतना मैच्योरेशन आ जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है कि अपने बॉडी पार्ट बता सकते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी पार्ट में उनको प्राइवेट पार्ट बताना कि आपके डायपर या आपका निक्कर के एरिया, चड्डी का एरिया है, वो किसी को टच नहीं करना है ना, मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं टच कर सकता है ना। तो वहाँ से बेसिक स्टार्ट होती है, ठीक है। आपके ब्रेस्ट को कोई टच नहीं करेगा, है ना, इस एरिया को मम्मी के क्लीन के पापा के अलावा कोई क्लीन नहीं करेगा। आपकी इच्छा नहीं है तो कोई आपको जबरदस्ती किस नहीं करेगा, है ना, आपको टाइटली हग नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो और उसको फिर नो बोलना सिखाना कि आपका अगर ये है कि आपका मन नहीं है ना, किसी आपको लगता है कि कोई अंकल हैं, कोई ऐसे रिश्तेदार हैं, या कोई आंटी हैं, या जो इसको पहले कभी तंग कर चुकी हैं, या बच्चे का वैसे ही मन नहीं है, तो कि आप बोलिए कि आपका मन नहीं है, तो आप ना बोल सकते हो। और फिर ये यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट बाउंड्री कि भैया, अगर बच्चे ने ना बोला कि भैया चाचा जी के गोदी में नहीं जाना है या किस नहीं करना है, तो ठीक है, उसका मन नहीं है तो नहीं करना है, वो रिस्पेक्ट करना। और एक तो जो आपको मैंने वो बताया कि अब कम्युनिकेशन, आपको एक घर से वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि एक तो वो सेफ इन्वायरमेंट, कि जब बच्चा कुछ भी उसके साथ में गलत होता है, चाहे अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, तो वो सबसे पहला इम्प्रेशन जो किसी भी चीज़ का है, वो अपने घर वालों या पेरेंट के साथ में लेता है। अगर आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बोला ये तो ऐसे ही हो गया होगा, तो एक टाइम पे वो चीज़ें एक्सेप्ट करना स्टार्ट करने लगता है, या फिर लगता है ऐसा ही है, या फिर मेरे पापा डांट देते हैं, मम्मी डांट देते हैं, या फिर है कि ऐसे नहीं बोलना बंद कर देगा। धीरे धीरे करके बच्चे बताना बंद कर देते हैं, चुप होना चालू कर देते हैं, या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं नहीं, यही ऐसे ही होता है, मेरे साथ में कोई भी मुझे किस कर सकता है ना, कोई भी कहीं पे छू सकता है। क्योंकि जो सारे समस्या है जो बच्चों के साथ होती है, वो मेनली जो परिवार की, कहीं ना कहीं परिवार के लोग ही होते हैं, वही जा करके गलत करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं, एक तो वो बताना, एक तो गुड टच बैड टच, फिर टाइम के साथ में उसी को आपको इंट्रोड्यूस करके कि अगर आप होता है तो आप बताना है, तो उसी में फिर आपका सेक्सुअल हेल्थ, है ना, गुड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, है ना, फिर वो आपका एडोलसेंट हेल्थ, उस सब के साथ में वो बाद में मर्ज हो जाता है। लेकिन जब उसकी शुरुआत होती है तो आपका बच्चा जो 2.5-3 साल का है, उससे आप चालू करते हो। आपको लगता है कि अभी तो बहुत छोटा, भी कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है।
समय समय बहुत ही ज़्यादा खराब है। क्योंकि सर ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे फीमेल फ्रेंड है या कोई भी है, तो वो बताते हैं कि उनके साथ बचपन में कुछ गलत हो गया था, तो वो अभी तक उस मेंटल ट्रॉमा से वो नहीं निकल पाई हैं। हाँ। तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है एक बच्चे के लिए। और वो एज ऐसी होती है कि बच्चे को याद रहता है लेकिन बच्चा उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, और उस चीज़ से निकलने में उसको बहुत लंबा समय भी लग सकता है। बहुत बार बच्चे लाइफ लॉन्ग उन चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं और उनको कम्युनिकेट करना नहीं पता होता है, ठीक है। तो वो एक कहीं ना कहीं, इसलिए वो आपको बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है ना, एक तो समझाना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो टाइम के साथ वो एक बार में नहीं होता है। आपको लगता है कि अनईजी टॉक है ना, कि आप बच्चे से कैसे बात करोगे, है ना, बड़ा हो गया है तो आप मेंस्ट्रुअल के बारे में कैसे, एक बाप कैसे बात करेगा, एक बाप लगेगा छोटी बच्ची है क्या उसको गुड टच बैड टच बताना है, परिवार के सब लोग, परिवार के सब। इनफैक्ट मेजॉरिटी केसेस में जो आपके नियर बाई हैं या फिर फैमिली के क्लोज रिलेटिव्स हैं ना, या फिर रिलेशन वाले, मेजॉरिटी केसेस में वो लोग होते हैं, है ना। तो वो जैसे आपने एग्जाम्पल बोला, एक्चुअली वो सेम मेरे कई कलीग्स के साथ में या फिर कई फीमेल फ्रेंड उनके साथ तक में हो चुका है। हमें लगता है कि ये और दूर किसी देश में बैठे हुए किसी और के साथ में हो रहा होगा, एक्चुअली में वो आपके बगल में, आपके घर में किसी के साथ में हो रखा होगा, वो पता नहीं लगता है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो अमेरिका, यूएस, यूके में होता होगा, नहीं, वो इंडिया में बहुत कॉमन है वही सर ना। तो एक तो वो माइंड सेट चेंज करना। हेल्दी चाइल्ड की क्या पहचान है, क्या पैरामीटर देख के पता लगा सके कि बच्चा एकदम हेल्दी है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिवली बोलना है तो आप ग्रो चार्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको नॉर्मल पेरेंट्स को पता करना है कि मेरा बेटा हेल्दी है। अगर आपका बच्चा ठीक से खा रहा है, उसका ग्रोथ का मतलब एज अप्रोप्रिएट उसके माइलस्टोन्स या जो करना चाहिए, जब बैठना चाहिए, खड़ा होना, चलना चाहिए, वो उम्र के हिसाब से ठीक कर रहा है ना, दिमागी विकास ठीक हो रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा सो रहा है, अच्छा खेल रहा है, तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा अगर वो सब कुछ कर रहा है तो वो मोटा ग्रॉसली अनहेल्दी नहीं है। ऐसी कौन सी फूड हैबिट है जो हर बच्चे की डाइट में होनी चाहिए? 2-3 चीज़ें। पहला तो एक सीजनल फ्रूट, ठीक। दूसरा एक प्रोटीन सोर्स, क्योंकि इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट है डाइट में, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन भी हो, क्योंकि हम बहुत करी ले रहे होते हैं अगर नॉन वेजिटेरियन भी ले रहे होते हैं। तो हाँ, तो गुड प्रोटीन सोर्स, गुड एक फ्रूट, सीजनल फ्रूट कोई भी, ठीक है ना, और साथ में हरी साग सब्जियाँ। तो आपका प्रोटीन सोर्स में दूध हो सकता है, दही हो सकता है, पनीर हो सकता है, ठीक है। मे बी वन लाइनर के लिए ज़्यादा हो गया, ठीक है। बताएं सर, ऐसा कोई मिथ हो जो पेरेंट्स से आपने सबसे ज़्यादा बार सुना हो? पेरेंट्स से, ओके, तो पहला तो ओके 2 चीज़ें बताता हूँ मैं। पहला तो ये परसेप्शन, एक तो ये कि मैं दूध कम हो रहा है, ठीक है ना, तो मेजॉरिटी केसेस में मदर का एप्रीहेंशन होता है। दूसरा, मेरा बच्चा ज़्यादा मोटा है तो वो ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है ना। रादर थोड़ा विडंबना ये है कि इस पॉडकास्ट पे आप जिसको बुलाए हो ना, वो खुद माल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है ना, ओवर न्यूट्रिशन, वो इतना कॉमन है, ठीक है ना। तो बट लोग बात नहीं करते, ठीक है। तो वो एक परसेप्शन चेंज करना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सर, बच्चे के लिए इम्यूनिटी बूस्टर कोई ऐसी फूड या ड्रिंक्स बच्चे के लिए? ओके, इम्यूनिटी बूस्टर शुरुआती एज में ब्रेस्ट मिल्क, उसके बाद में टाइम अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, और आप अच्छा खाना खाओ, आप घर का खाना खाओ, ठीक है ना। आप हरी साग सब्जियां खाओ, प्रोटीन की अच्छी चीज़ें लो, आप ना सीजनल फ्रूट्स लो। आप टॉनिक में इलाज ढूंढ रहे होते हैं, वो इलाज खाने में होता है, ठीक है ना। आप सिंपल चीज़ें, वैक्सीनेशन मिस मत करो, बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, मदर का डाइट, न्यूट्रिशन ध्यान रखो तो वो बच्चा भी जल्दी होगा। सर, आप हॉस्पिटल में इतने सारे ओपीडी केसेस में पेशेंट्स आते होंगे, बच्चे आते होंगे, तो उनमें सबसे ज़्यादा आप मेजर प्रॉब्लम क्या देखते हो बच्चों के अंदर? कॉमन है सबसे ज़्यादा मेजर बच्चों के अंदर? बच्चों में एक, ओके, अगर आप न्यूट्रिशन के उसमें बोलें तो एक तो छोटे बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत
पुअर है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या फिर ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली इनिशिएशन, तो जो डेटा बोलता है दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी पुअर, ठीक है। तो वो एक बहुत कम है। दूसरी बात है कि ऊपर से टॉप फीड बहुत कॉमन है और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अगर आपका है भी तो वो बहुत ही पुअरली डाइवर्सिफाइड है ना। तो वो एक ही तरीके की चीज़ ही वो पराठा ही खाता है तो पराठा ही खा रहा है, रोटी खा रहा है तो आलू खा रहा है, आलू ही खा रहा है, तो इस तरीके से नहीं। तो वो डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आज बच्चों जो छोटे बच्चे हैं कि माँ बाप जैसे बच्चा रो रहा है तो माँ बाप क्या चुप कराने के लिए मोबाइल या टीवी के सामने लेटा देते हैं, तो उससे बच्चों को कितना नुकसान होता है छोटे बच्चों को? बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली जितना यंग एज होगा उसका इफेक्ट और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका डेवलपमेंटल स्पीच डिले, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, बिहेवियरल इश्यूज, टेंटम है ना, टेंट्रम्स थ्रो करना, या फिर बहुत बार बच्चे कई गलत चीज़ें सीख लेते हैं ना, एज अप्रोप्रिएट जो कि नहीं होती हैं ना, वॉयलेंस सीख लेते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ की हैबिट्स थोड़े से बड़े बच्चों में आने लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं और आपका वो इवेंचुअली वो बॉयल डाउन हो जाता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है ना, और आपका एज अप्रोप्रिएट लर्निंग भी इम्पेयर हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको एक ही तरीके का स्टिमुलस मिल रहा होता है। आपका फ़ोन आपको लगता है कि ABCD सिखा रहा है तो वो नहीं सिखा रहा है, वो ABCD ना भी सीखे उस उम्र में चलेगा, वो बाहर जाके एक्टिविटी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, ठीक है। सर एक सबसे बड़ा सवाल रहता है मदर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए ज़्यादातर रहता ही है गाँव में, तो कि बच्चे को पानी पिला देना चाहिए कि नहीं पिला देना चाहिए 6 महीने से पहले छोटे बच्चों को? तो आपका जो माँ का दूध है ना, तो या फिर आप फॉर्मूला फीड भी अगर इन केस में आप ले रहे हैं, ऊपर से पानी की जरूरत नहीं, वो आपके पानी की जरूरत पूरा कर देता है। जैसे आपको बताया मैंने कि वो जो माँ का दूध है उस शुरुआत में वो थर्स्ट या प्यास को मिटाता है, उसके बाद में सटाइटी या फिर भूख को देता है ना, तो वो उसकी जरूरत पूरा कर देता है। 88 to 90% वो पानी देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 6 महीने तक आप नुकसान बल्कि आप कर सकते हैं बच्चे का। सर बच्चों को गुटी देनी चाहिए? ओके, सिंगल आंसर इज नो। उसमें फिर यह है कि क्योंकि जो ट्रेडिशनली जो आप गुट्टी बनाते हैं उससे जो अभी जो मार्केट में बनती है वो अलग होती है, ठीक है। उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एज अप्रोप्रिएट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और उससे आपके ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स बाकी चीज़ों में फ़र्क आने लगता है। तो वन आंसर नो। सर आप सभी पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहोगे तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पहली चीज़ तो ये कि आप टॉनिक में इलाज ढूंढ रहे हो, टॉनिक में इलाज नहीं है, आपके घर के किचन में इलाज है। अगर आप बच्चे की प्लेट ठीक कर रहे हो खाने की, तो आप बच्चे को या फिर उसी बच्चे का जो बाद में बड़ा होगा उसको लाइफ के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हो। दूसरी चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है ना। आप बहुत पूरे इंडिया में और जो आपकी फूड डाइवर्सिटी है वो आपको इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप इन्वेस्ट ऑन चाइल्ड्स न्यूट्रिशन इज इन्वेस्टिंग इन चाइल्ड्स फ्यूचर एंड टॉक टू योर किड्स, गिव मोर टाइम। आप चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकते हो ना आप खुद से ना, आपने गैजेट्स दे दिया, आपने अपना काम किसी को वो कर दिया, बट है कि आपका बच्चा है। अच्छी पेरेंटिंग है, मतलब बच्चों को जितना हो सके उतना टाइम दिया। हाँ, तो समय दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए। आप, मैं ये नहीं बोला 24 घंटे आप बच्चे के साथ में रहिए, बल्कि जब भी है तो आप एक्चुअली रहिए। ये नहीं है कि बच्चा भी फोन देख रहा है आप भी फोन देख रहे हो। सर पेरेंट्स की एक समस्या ये भी रहती है कि वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा है ना थोड़ा सा खेलता है, बहुत जल्दी थक जाता है, तो उसके लिए क्या ध्यान देना चाहिए बच्चे के लिए? तो एक तो है कि वो कहीं ना कहीं बहुत बार होता है कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का साइन हो सकता है, फटीग आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से हो सकता है, या थोड़ा बहुत वैसे भी एक्सर्शन की वजह से हो सकता है। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है ना, पानी अच्छा ले, है ना। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप नहीं है तो नमक है, चीनी का शरबत दे सकते हो। कभी लगता है आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा डिहाइड्रेटेड लग रहा है, आप ORS दे सकते हो, ठीक है ना। वाटर या फिर फ्लूइड रिच ड्रिंक्स दे सकते हैं। और अदरवाइज डाइट में भी इस तरीके की चीज़ें दे सकते हैं, एक तो फ्लूइड वाली चीज़ें हैं ज़्यादा, और आप न्यूट्रिशन बाकी चीज़ें आप बैलेंस कर दीजिए। लग रहा है सपोज बच्चा है ना, आप कैल्शियम के लिए आप
दूध दे सकते हैं, मट्ठा दे सकते हैं, पनीर वाली चीज़ पनीर दे वाली सकते हैं ना। चीज़ें। प्रोटीन के लिए आप डाइट बेस देख लीजिए, आपको या वेजिटेरियन नॉन वेज ना आप एग दे रहे हैं, या फिर गुड प्रोटीन सोर्सेज दीजिए। ओवरऑल मसल बल्क भी बढ़ता है और वो रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी होती है, ठीक है। तो उन चीज़ों से आप डाइट में थोड़ा बहुत आप चेंज करेंगे तो आपको रीजनेबली, और वाटर इनटेक, स्पेशली गर्म एरियाज में ना, तो स्पेशली समर्स चल रही हैं तो गिव लॉट ऑफ फ्लूइड्स। सर बच्चों के लिए तो ये बात बहुत सारी बात हो गई, लेकिन आपको थोड़ी सी थकान हो गई होगी, इसके लिए मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ ये होममेड एनर्जी ड्रिंक। क्या है इसमें भी? ये सर सौंफ और मिश्री, धागे वाली जो मिश्री आती है, और काली मिर्च को कूट करके बना के लेके आया हूँ। नाइस। कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट तो लास्ट के लिए सरप्राइज रखा हुआ था। उम्मीद है सर आज इसके बाद स्पॉन्सर प्रोडक्ट मिल जाए। एक तो मिल चुका है, एक और मिल जाए। चलो ठीक है सर। काली मिर्च का क्या बेनिफिट होता है? जो एजेंट्स होते हैं उसमें एक्टिव एजेंट्स ना, आपका लोकल बेसिकली आप सिंपल सोचो तो डाइजेस्टिव प्रोसेस को वो कर देते हैं। उसके साथ तो पता है सर, जो काली मिर्च और हल्दी के साथ अपन दूध में मिला के देते हैं, तो दोनों चीज़ की तासीर और बाकी वो चीज़ें ना चेंज हो जाती हैं अगर आप साथ में एडेड एजेंट चेंज कर देते हो। आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप डिहाइड्रेशन के लिए आप प्रमोट करना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा सा सॉल्ट डालना पड़ेगा। मैंने आपका दिन मज़ेदार बनाने की पूरी कोशिश की है। आपको अच्छा लगा सर? बहुत मज़ा आया मुझे। उम्मीद है कि आज की जानकारी सर के द्वारा जो दी गई है वो आपको पसंद आएगी होगी, और आप अपने बच्चे के लिए और बेहतर कर पाओगे और बेहतर तरीके से केयर कर पाओगे। तो इसी के साथ हम आज का ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए, अपना कीमती टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू।